How would you introduce yourself? 35 साल हो गया मुझे मार्केट में। जब बिरला म्यूचुअल फंड चालू हुआ आदित्य बिरला ग्रुप में था, उसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की फाउंडिंग टीम में था, 2 म्यूचुअल फंड कंपनीज का सीईओ रहा हूं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, 10 रुपए की इस फंड की एनएवी अभी 1800 रुपए के आसपास है। 30 साल में 189, बट वो वॉ फैक्टर नहीं है। वॉ फैक्टर क्या है? 3 बार तो इस फंड की एनएवी 50% के ऊपर ड्रॉप हुई है। कितनी बार 20% टूटा है, कितनी बार 30% टूटा है, कितनी बार 40% टूटा है। मैंने 1 Jan 95 को किया होता, तो अभी क्या वैल्यू हो गया इसका फिर? अनबिलीवेबल नंबर है। इस फंड में 10,000 रुपए आपने सिप की 30 साल तक, तो 36 लाख रुपए आपका टोटल गया। 36 लाख का वैल्यू करीब करीब 18 करोड़। 18 करोड़? अच्छा, ये जो नया कंज्यूमर टेक कंपनी आ रही है, मालूम पड़ा है कि 73% ऑफ द ऑर्डर कम फ्रॉम 10 PM to 1 AM। और क्या ऑर्डर होता है? आइसक्रीम हो रही है, नमकीन हो रही है और अदर प्रोडक्ट आर कंज्यूम्ड व्हिच आई कांट नेम। मुझे महीने की कौन सी तारीख पे एसआईपी करनी चाहिए और वो मैटर करता है क्या? किसी को अगर 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बना सकते हैं थ्रू मंथली एसआईपी? तो हमको समझना पड़ेगा कि वो India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. Vijay sir, welcome to Conversation with Kushal for the second episode. कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। आपने लास्ट टाइम इतने बढ़िया एडवाइस दी थी हम सब यंगस्टर्स को दैट आई थॉट कि आपको वापस सेकंड टाइम तो बुलाना ही चाहिए। एंड ऑलवेज आई हैव बीन ब्लोन अवे बाय द काइंड ऑफ लिंक्डइन पोस्ट, बाय द काइंड ऑफ इनसाइट्स यू राइट। सो आई थॉट कि थोड़ा एसआईपी के बारे में बात करते हैं एंड ये वीडियो को थोड़ा एसआईपी मास्टर क्लास बनाते हैं। लाइक एवरीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर एसआईपी, दिस शुड बी द गो टू वीडियो फॉर देम। सो बिफोर वी स्टार्ट, आपके बारे में थोड़ा बताओगे? व्हाट्स लाइक फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट यू, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? तो जैसे लाइक यू, आई एम आल्सो रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और किस्मत ऐसी रही है कि 40-35 साल हो गया मुझे मार्केट में। जब बिरला म्यूचुअल फंड चालू हुआ 93-94 से, मैं आदित्य बिरला ग्रुप में था। उसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की फाउंडिंग टीम में था। उसके बाद दो दो म्यूचुअल फंड कंपनीज का सीईओ रहा हूँ, डॉच एसेट मैनेजमेंट कंपनी और पीजीआईएम जो प्रूडेंशियल ऑफ यूएसए थे। और सो 2 बड़ी ग्लोबल कंपनी और 2 बड़ी ग्लोबल इंडियन कंपनीज में, 4 कंपनी में सीनियर लेवल पे मैंने काम किया है। और 30 साल की जर्नी में मुझे लगता है कि हर वीक मेरा कोई ना कोई ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है। तो कम से कम मैंने मतलब 1000 के ऊपर फिजिकल मीटिंग की होगी, 1000 के ऊपर। और कम से कम मैंने 3-4 लाख इन्वेस्टर्स को, उसके ऊपर ही इन्वेस्टर को अपनी लाइफ में लाइव टच किया है। फ्रॉम गांधीधाम टू गुवाहाटी, फ्रॉम कोची टू शिमला। जम्मू नहीं गया, इन्वेस्टर मीटिंग के लिए नहीं गया, शिमला तक गया हूँ। और अब्रॉड भी गया, मतलब सोल गया, सिडनी गया, ऑस्ट्रेलिया गया, फ्रैंकफर्ट गया, यूएसए गया। अलग-अलग कंट्रीज़ में मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया। और डेल्ट विथ ए सिक्योरिटी गार्ड अर्निंग ₹5,000 पर मंथ टू अ फंड मैनेजर मैनेजिंग $5 बिलियन, $10 बिलियन। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी उन लोगों के साथ डीलिंग करने, कौन पैसे को कैसे देखता है। तो ये बड़ा फ़ैसिनेटिंग जर्नी रहा है। और पिछले कुछ सालों से मैं खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री काम कर रहा हूँ। और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतनी सीनियर पोज़ीशन पे रहे हैं, आप दूसरा जॉब ले सकते थे, सीईओ बन सकते थे। तो बात एकदम सही है। तो ये कुशल जैसे लाइफ़ का लेसन है कि मैं हमारी बिल्डिंग में वॉक कर रहा था, तो एक 65-67 ईयर ओल्ड पर्सन थे जो बहुत एक्टिव थे, एक बिज़नेस चलाते थे। उन्होंने बिज़नेस बेच दिया अपना। और ऐसे मिले मुझे, तो मैंने बोला, अंकल क्या रिटायरमेंट की लाइफ़ अच्छा चल रहा है? तो मुझे साइड में ले गए। बोला, विजय तेरे को एडवाइस देता हूँ, रिटायर मत होना। बोला, अंकल क्या बात है? तो बोला, पहले फ़ोन-वोन रिंग होते थे, अभी फ़ोन रिंग होना बंद हो गया। अब मैं नीचे उतरता हूँ, मेरे पास इतना फ्री टाइम होता है,
तो किसी से मिलता हूँ ना, तो मैं कन्वर्सेशन एंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कंपनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में काफ़ी डीपली सोचा और मैंने सोचा कि एंड आई हैव सीन मैनी पीपल हू हैड वर्क हार्ड, बिल्ट अ वेरी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं ना, उनकी लाइफ एकदम एम्प्टी हो जाती है। मतलब दे जस्ट फेड अवे फ्रॉम द होराइज़न, मेनी ऑफ देम, बिकॉज़ उनके लिए वर्क ही सब कुछ होता है। और मैंने डिस्कवर किया यार बिज़ी लाइफ इज़ नॉट अ ग्रेट लाइफ। सो दैट आई स्टार्ट फिगरिंग आउट कि इन माय ओपिनियन लोनलीनेस विल रिमेन बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज़। और जब आप फाइनेंशियल एडवाइजरी बिज़नेस में हो, चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या जो भी हो, आप कभी लोनली नहीं रहते, बिकॉज़ आपके इतने क्लाइंट होते हैं, आप उनसे इंटरैक्ट करते हो। You shape, and when it comes to the money, na, people share their deepest anxiety and fear, deepest greed, और आप उनको हेल्प करते हो तो एक्चुअली आप इन अ वे एगनी आंट बन जाते हो और बहुत थेरापेटिक होता है। आदमी को सुकून कब मिलता है, बड़ा ही आयरॉनिक है, जब दूसरों का दुख देखता है ना तो उसको लगता है उसका दुख भी उसका दुख ठीक है। तो पहले लोग सुखी क्यों रहते थे, क्योंकि अपने दुख शेयर हो जाते थे और सुख शेयर नहीं होते थे। आजकल क्या हो गया कि हमारे सुख सारे शेयर हो जाते हैं और दुःख हम अकेले पो जाते हैं। तो वो तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिज़नेस कि जिसमें आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि आपको इतना धंधा करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस लाइन के अंदर आया। तो शॉर्ट तो नहीं, बड़ा लॉन्ग इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको। व्हाट इज़ वन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ लेट्स से अ सिक्योरिटी गार्ड कि आपने उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की एंड आपको मिलने के बाद उन्होंने लेट्स से 5000 पर मंथ की एसआईपी शुरू की? नहीं, मेरी तो नहीं है, मैं तो अभी चालू किया। जैसे यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुई उस दिन हमारी बिल्डिंग के जो सफाई वाले लोग थे और सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको मैंने बोला कि एसआईपी करना चाहिए। मैंने उनको समझाया क्या प्रोडक्ट है ये। तो सरप्राइजिंग हो गया कि सब करीब 7-8 लोग साइन कर दिए, एसआईपी चालू भी कर दिए। अभी तक उनकी एसआईपी चालू है। लेकिन उसी दिन काफ़ी एचएनआईज़ थे, वो डरे हुए थे बेचारे। ओके। और सिक्योरिटी गार्ड वो नहीं चल करते, आपने बोला ना सर, हम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। लेकिन बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंडिया में मैंने देखी। एक बोरीवली में डिस्ट्रीब्यूटर है, परेश शाह नाम उनका। तो वो जब आप ऑटो वाले, बॉम्बे के ऑटो वालों को देखते हो, तो एक होती है खाकी ड्रेस, एक होती है व्हाइट ड्रेस वाला। व्हाइट ड्रेस वाला तो ऑटो रिक्शा का ओनर होता है और खाकी ड्रेस वाला ऑटो रिक्शा का ड्राइवर होता है। तो वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एसआईपी बेचते थे। एक्स अमाउंट ऑफ एसआईपी फॉर सो मेनी इयर्स, आपकी वर्दी बदल जाएगी। ये इतना मुझे, और भी बहुत लोग, एक पूना में है राम राम गायकवाड़। ही इज अ सन ऑफ अ माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर। वो स्लम्स में रहता था और आज 300-400 करोड़ की उसकी एयूएम हो गई। वो वाओ! गरीब, उसका टारगेट ये है कि मेरे को बहुत सारे करोड़पति बनाने हैं। तो ऐसे बहुत लोग मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, माफी चाहता हूँ मैं दो लोगों के नाम ले पा रहा हूँ। मेरे पास तो ऐसे बहुत स्टोरीज है। तो मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि जिन लोगों से मैं डील किया, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज मुझे ज़्यादा लगती है। ग्राउंड लेवल पे इन लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प की है। तो इसमें अभी एसआईपी की बात करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों एसआईपी हमेशा चालू रखनी चाहिए एंड क्यों उसे बंद नहीं करना चाहिए इवन इन नेगेटिव साइकिल्स। तो क्या आप हमको बताओगे कि जैसे अगर टॉप ऑफ मार्केट साइकिल है और बॉटम ऑफ मार्केट साइकिल है, अगर मैं दोनों टाइम पे एसआईपी करता हूँ, तो क्या रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एंड व्हाई शुड आई नॉट स्टॉप माय एसआईपी इवन व्हेन लेट्स से द मार्केट्स आर क्रैशिंग? देखिए, जो मेरा रीडिंग है कि एसआईपी के अंदर सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि आप कितना लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो। बाकी सारी चीज़ें एक्चुअली अनइम्पोर्टेंट है। जैसे हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए मुझे कि ये करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, आप लंबे समय तक कौन-सी एक्सरसाइज कर सकते हो, देन यू रिस्क इट। तो एसआईपी के अंदर आप टॉप में किया हो चाहे बॉटम में किया हो, आपने कंसिस्टेंटली किया ना, इंटरेस्टिंगली मैनी टाइम टॉप में किए हुए एसआईपी के नंबर ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। यस, आपके सामने स्क्रीन पर डेटा दिखाता हूँ, वहाँ डेटा देखिए कि जैसे हम लेते हैं सितंबर 96 में जब मार्केट टॉप हुआ, ये बीएसई सेंसेक्स के डेटा है। तो आप देखिए कि बीएसई सेंसेक्स 3563 पे था। उसके बाद करीब 3 महीने बाद वो 20%, 23% गिरा है। मैं खाली 20-20% वाले ड्रॉप आपको दिखाता हूँ मैं। तो आपने वहाँ पे ₹10,000 की एसआईपी चालू की होती सपोज़ करो, और आज 31 मार्च 2026 तक अगर आपने
सितंबर 96 के टॉप में चालू की होती है एसआईपी, तो उसका आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 29.6 लाख और बॉटम में चालू की है 3 महीने बाद की, तो 30,000 रुपए कम लगे आपके, तो 29,30,000। नहीं, आई थिंक ये इयर्स, सॉरी, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, years. ये है अमाउंट 35,50,000 एंड 35,20,000, तो दोनों का गैप 30,000 है, लेकिन पोर्टफोलियो में गैप 11 लाख का है। तो अमाउंट 30,000 कम ज्यादा डाल दिया आपने टॉप से चालू करके, लेकिन आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 11 लाख ज्यादा है। और अगर XIRR देखूं तो 13.3 आता है अच्छा, दोनों केस में। दोनों का। उसके बाद आते हैं अगस्त 97 टू अक्टूबर 98, अगेन मार्केट ड्रॉप बाय 38% और 15 महीने मतलब बॉटम हुआ, 15 महीने लगे बाजार को। और यहाँ 28.7 ईयर, 27.5 ईयर, यहाँ आपने 34.40 लाख रुपीस डाला, यहाँ आपने 33 लाख रुपीस डाला, 1,40,000 कम डाला, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट 1.4 लाख कम है, बट पोर्टफोलियो वैल्यू मार्केट टॉप में आपका 42.87 ज्यादा बना है। सिमिलरली आप देख लीजिए फेब 2000 या जनवरी 2004 या मई 2006 या जैन 2008 या नवंबर 2010 और जैन टू फेब 2016 या कोविड पीरियड। आप कोई भी मार्केट पीरियड देख लीजिए पिछले 20 सालों का कि जब मार्केट 20% या उससे ज्यादा गिरा है, आपने टॉप में एसआईपी की है या आपने बॉटम से चालू किया है, तो एक्चुअली आपका पैसा टॉप में ज्यादा बना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ट्रेजेक्ट्री। कि आप टॉप से चालू करते हो और मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते रहते हैं। आप बॉटम से चालू करते हो और मार्केट बढ़ता है तो आपको धीरे धीरे कम यूनिट्स मिलना चालू होते हैं। जो डिप का पूरा एडवांटेज आपको टॉप से बॉटम में मिल पाता है। तो आप सारे डेटा पॉइंट देख लीजिए, XIRR नंबर देख लीजिए, यहाँ पे सब दिखा है एक्सट्रीम कॉलम में। आप डिफरेंस इन अमाउंट देख लीजिए और डिफरेंस इन आउटकम देख लीजिए। ओके, तो बहुत क्लियर है, एसआईपी इज अ डिसिप्लिन प्रोडक्ट। आप इसको मार्केट टाइमिंग से इसको ज्यादा मतलब उंगली नहीं करना चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर। जो अच्छा चल रहा है उसमें ज्यादा एक्सपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है। और हम कुशल आपके शो में पहले बोल चुका हूं कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडियन वुमन, कि भाई गोल्ड में लिया, जब इच्छा हुई लिया, दिवाली पे लिया, होली पे लिया, शादी पे लिया और कभी बेचा नहीं। आप वही माइंडसेट अगर सिप के साथ रखे तो एक्चुअली टॉप में डालो चाहे बॉटम में डालो, व्हाट डिफरेंशिएट कि आपने कितना लंबा समय तक पैसा रखा है, तो वो ज्यादा मैटर करता है बजाय कि एनीथिंग एल्स इन माय ओपिनियन। वन की इनसाइट फ्रॉम दिस चार्ट इज ऑल्सो दैट इफ यू सी, तो टॉप में डालो या बॉटम में डालो, XIRR अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपने टॉप में भी डाला है, बॉटम में भी डाला है 96 में, तो XIRR आपका सेम ही है, 13.3%, यस, 13.3%, यस, which means that you should not time the market. यू शुड नॉट टाइम द मार्केट। बट बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, XIRR सेम है, लेकिन आपने जब टॉप में चालू किया तो पहले वाले में 30,000 रुपए ज्यादा डाला, उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो में 12 लाख रुपए का पड़ा है। सो यू मिस्ड आउट ऑन दिस 30,000 कंपाउंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बिकॉज आप टाइमिंग करने गए। और टाइमिंग एक्चुअली कोई नहीं कर सकता बिकॉज नोबडी नोज टॉप्स एंड नोबडी नोज द बॉटम ऑफ द मार्केट। आप हॉर्स रेसिंग के अंदर जाओगे ना कुशल, तो हॉर्स रेसिंग के अंदर कौन सा घोड़ा नंबर 1 पे आएगा उसके लिए बाजी लगती है, लेकिन क्या आपको मालूम है जो कौन सा घोड़ा लास्ट आएगा उस पर भी बाजी लगती है? जो उस पे भी लगती है। हाँ, बिकॉज आइटरेशन प्रोसेस है ना। व्हेन यू फिगर आउट हु इज गोइंग टू बी लास्ट, देन यू फिगर आउट हु इज गोइंग टू बी सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे करके आप टॉप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो ये तो टॉप्स एंड बॉटम्स आर ओनली, मतलब जो झूठ बोलता है उसको ही मिलते हैं और, और किसी को टॉप्स एंड बॉटम बाजार में नहीं मिलते। तो आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहो। और प्रॉब्लम क्या है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर नहीं है डिसिप्लिन में रहने का। ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हम सोशल हो सकते हैं, हम ब्राइट हो सकते हैं, बट हर आदमी डिसिप्लिन नहीं हो सकता इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और जहां आप डिसिप्लिन नहीं होना वहां आपको किसी की हेल्प लेना चाहिए टू कीप यू स्टेइंग डिसिप्लिन सो यू विल मेक मनी। सो लेट्स से इफ आई स्टार्ट माय एसआईपी जर्नी, मुझे महीने की कौन सी तारीख पे एसआईपी करनी चाहिए और वो मैटर करता है क्या? ये दूसरी स्लाइड देखिए, अगेन ये 10 ईयर एवरेज एसआईपी रिटर्न ऑन बीएसई सेंसेक्स टीआरआई का पिछले
करीब करीब 30 सालों का। और ये सारी स्लाइड दिखा रहा हूं मैं 3-4, ये व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कटसी है। सो फुल क्रेडिट टू व्हाइट ओक टीम। आप देखिए 1 तारीख चालू की, आपने 28 तारीख चालू की। The worst XIRR has been 13.26 and the best has been 13.32. The worst has been 9th, 13.26, and the best has been 23rd, 13.24, 25th, 26th, 27th, 28th. So actually date doesn't matter as long as you invest for the long term. और एसआईपी में लॉन्ग टर्म में ही आपको सोचना चाहिए। ये कितने 10 ईयर का डेटा है ये? ये डेटा है 30 साल का। ओके। अप्रैल 96 टू मार्च 2026, 30 साल का डेटा है। एक्स आईआरआर है, 10 साल का एवरेज रिटर्न क्या रहता है। एंड द लॉन्गर यू गो द डेटा रिमेन द सेम। ओके। ओके, तो जहां जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दिखाने की, लेकिन ह्यूमन नेचर है कुशल। जैसे कि आप देखो कि ओलंपिक्स में अगर आप जिम्नास्टिक करो ना, तो वह डिफिकल्टी लेवल के मार्क्स है। सिंक्रोनाइज स्विमिंग में, डाइविंग में डिफिकल्टी लेवल के मार्क्स है। इन्वेस्टिंग में डिफिकल्टी लेवल्स का एक्चुअली कॉस्ट है, मार्क्स नहीं है। यहाँ सिंपल रहना चाहिए, लेकिन हमको पसंद नहीं आता सिंपल रहना। इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। नॉट इजी। व्हाई इट इज नॉट इजी? बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग वी डोंट लाइक सिंपलिसिटी। वी वांट कॉम्प्लिकेशंस। हमको टेस्ट बदलना है, हमको नया दिखाना है। तो इस पे बेसिकली फिर कोई भी तारीख पे एसआईपी करो, आपके रिटर्न्स बेसिकली आप कंसिस्टेंट ही 10 रहेंगे। साल रहो टिके हुए, इट डजंट मैटर। राइट। और इसमें लकीएस्ट वर्सेस अनलकीएस्ट तो इन्वेस्टर ये भी अगेन देखिए कि अगर आपने, यू आर लकीएस्ट इन्वेस्टर, मतलब आपने हर महीने की बॉटम एनएवी पे एसआईपी किया, मतलब उस महीने की जो भी लोएस्ट एनएवी थी ना, कोई भी डेट हो सकती है, वो आपने सिप किया, तो आपका एक्स आर आर 13.52 है। अगर आप अनलकीएस्ट है, मतलब आपने जो उस महीने की हाईएस्ट एनएवी के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो 13.04 है। और अगर आपने नॉर्मल किया, 15th ऑफ एवरी मंथ किया, तो 13.3 है। नाउ हाउ इजी और डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम द लकीएस्ट? मैं तो ये बोलता हूं, आपको मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। फॉरगेट अबाउट लकीएस्ट, आई विल चैलेंज यू, यू कांट बी अनलकीएस्ट। मैं आपको बोलता हूं कुशाल, यू टेल मी एवरी मंथ कौन सा डे हाईएस्ट एनएवी, आप बता दो कि आज के एनएवी हाईएस्ट रहने वाली है। कोई भी डेट पकड़ो, उस दिन बोल दो मुझे। यू विल नॉट गेट मोर देन 50% राइट, इवन व्हेन यू ट्राई टू बी अनलकी। अनलकी आदमी किस्मत से नहीं होता, अनलकी आदमी अपने इंटेलिजेंस से बनता है। वाओ। किस्मत में आप कोई भी दिन पैसा डाल दिए ना, आप होशियारी करने गए ना, ओवर स्मार्ट मत बनो, तो अनलकी बन जाओगे। अनलकी बन जाओगे। तो लेट्स से अभी एसआईपी शुरू कर ली, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि मैं लार्ज कैप में एसआईपी करूं, मिड कैप में करूं या स्मॉल कैप में करूं? तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देखिए क्या है कि स्मॉल कैप के अंदर मिनिमम रिटर्न अगर हम देखें तो वही 10 साल के रिटर्न है। तो स्मॉल कैप में कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी रहा है। मिनिमम रिटर्न लार्ज कैप में 4.25% के आसपास एक्सआईआरआर रहा है, और मिनिमम रिटर्न मिड कैप में 6% के आसपास रहा है। ये तो हो गया मिनिमम रिटर्न। और मैक्सिमम रिटर्न, एवरेज रिटर्न, ठीक है। एवरेज रिटर्न लार्ज कैप का 13% के आसपास रहा एक्सआईआरआर, मिड कैप का 18% के आसपास, और स्मॉल कैप का 15% के आसपास। बट व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि 10% के ऊपर रिटर्न का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लार्ज कैप में 93% है, मिड कैप में 98% रहा है मतलब, और स्मॉल कैप में 87% रहा है। द मोमेंट यू गो बियॉन्ड 15%, तो लार्ज कैप ड्रॉप्स टू 14%. Only 14% of the time large cap deliver more than 15% ex IRR on SIP. और मिड कैप में दिस डेटा इज 80% और स्मॉल कैप में 57%. तो अपना शायद पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि इंडिया में लार्ज कैप जो बड़े स्टेबल कंपनीज है वो सब है, बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एसआईपी इन्वेस्टर, तो आई थिंक लार्ज कैप की बजाय आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर देन 15% XIRR goes up substantially.
सो अभी मिड कैप में बेटर इसमें दिख रहा है एज कम्पेयर टू इवन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, तो मिड कैप से Yes. शुरू करना चाहिए और फिर स्मॉल कैप करना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्मॉल कैप पे थोड़ा टाइमिंग आपका सही होना चाहिए व्हेन यू थोड़ा अगर आप दिमाग लगा सको तो ओके। व्हेनेवर यू सी लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि व्हेनेवर यू सी योर एसआईपी एक्सआईआर इन एक्सेस ऑफ 20% तो नया पैसा नहीं डालना चाहिए। जैसे अगस्त सितंबर 2024 में हमने देखा कि एक्सआईआर स्मॉल कैप का 10 साल का 20% के ऊपर चला गया, तो हमने अपने काफी इन्वेस्टर का पैसा वहां पे रुकवा दिया था। आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे रहना है, और अगर 20% के ऊपर आपको एक्सआईआर दिख रहा है कोई भी एसेट कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से आपको हल्का होने की जरूरत है, क्योंकि 20% एक्सआईआर कंसिस्टेंट बेसिस पे कोई जनरेट नहीं कर पाता। आपको उसके लिए इक्विटी रिटर्न समझने की जरूरत है। इक्विटी रिटर्न आता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, वो 12-13%, स्मॉल मिड कैप में 14-15% बन सकता है। 20% 10 साल के लिए ऊपर बन रहा, मतलब आपको 5% कंपाउंडिंग 10 साल के लिए एक्सेस मिल रहा है। तो या तो अर्निंग ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है, और अर्निंग ग्रोथ जबरदस्त हमेशा रह नहीं सकता। अल्टीमेटली वो लॉ ऑफ एवरेज आता है, कोई भी इंडस्ट्री में आप देख लो। वी हैव सीन इन एफएमसीजी कंपनी, वी हैव सीन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, वी हैव सीन इन आईटी कंपनीज। तो कभी कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर जनरेट करना फॉर मोर देन अ डिकेड इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। Yeah, I think 20% is too high of a return to expect also, right? I mean, what would be a moderate return? 12-13% should be good. नहीं, आई थिंक द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग ही गलत है। क्वेश्चन फ्रेमिंग ये होना चाहिए कि ये डाइट ले रहा हूं मैं, ये डाइट में कितना लंबे समय तक खींच सकता हूं। दैट विल ड्राइव योर वेट लॉस प्रोग्राम, नॉट कि कौन सी डाइट है। सिमिलरली आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना, आपको लॉन्जेविटी सोचनी है। अगेन गो बैक टू रियल एस्टेट एंड गोल्ड। यू मेड बिग मनी इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड बिकॉज योर होल्डिंग पीरियड वाज डिकेडल। तो आपको पहला सवाल ये पूछना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है इवन 12% पे मेरा पैसा कंपाउंड करेगा 50 साल के लिए? कौन सा प्रोडक्ट है? और जहां लिक्विडिटी है, ईज एंड कन्वीनियंस है, डिवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, आपको वो सोचना है। 12 से 15% पैसा आराम से इंडिया में कंपाउंड होगा अगले 10, 15, 20 साल तक विद इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी। और एसआईपी इन्वेस्टर को तो वॉलेटिलिटी का इंतजार करना चाहिए। इज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। बहुत लोग तो डर जाते हैं अगर वॉलेटाइल मार्केट्स है, तो देन फियर आ जाता है कि क्या करना चाहिए। और यही रीजन है कि काफी इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते। बिहेवियर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके? सो 2008 से कोई एसआईपी शुरू कर रहा है, तो आप हमें बता सकते हो आपके स्लाइड्स के थ्रू दैट अगर उसने मिस कर लिया कुछ एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स, तो कितना फर्क होगा एंड कितना परसेंटेज अमाउंट गेन या लॉस हो जाएगा वो केस में? हाँ, तो इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि पहली बार निफ्टी 6000 टच हुआ जनवरी 2008 में। सपोज आपने उस टाइम वहां पे 10,000 रुपए की एसआईपी चालू की निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में। 10,000 रुपए की सिप हो रही है। ये फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है। ये निफ्टी का लेवल है उस बिगनिंग ऑफ द डेट का, मंथ का। ये आपका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000, 20,000। ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं पर इंस्टॉलमेंट के, और ये क्यूमुलेटिव आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, और ये हो गया आपका वैल्यू बिकॉज दीज नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट लेवल। ओके, सो यूनिट्स इज बेसिकली योर एसआईपी अमाउंट डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। निफ्टी लेवल तो आपके यूनिट्स हो गए, ये हर एसआईपी का यूनिट्स हो गया। ठीक है, फिर एक क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो गए, जैसे आपका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ फिर इसको आपने करंट मार्केट से अप्लाई किया तो आपका पोर्टफोलियो हो गया। करेक्ट। और इसका गैप, ये आपका पोर्टफोलियो वैल्यू और ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन दोनों का गैप आपका गेन या लॉस हो गया। तो एक महीने बाद आपको नुकसान दिख रहा है। और पीक ऑफ द लॉस वाज हियर इन नवंबर 2000 और in December 2008, where your 1,20,000 has become 76,000 rupees. तो आपको 37% का अपने पोर्टफोलियो पे एब्सोल्यूट अमाउंट में लॉस दिख रहा है। माय गॉड। बट ये बेस्ट पीरियड एसआईपी इन्वेस्टर के लिए। कुशल, क्यों बेस्ट पीरियड है? कि ये मार्केट 6,000 से टूट के 3,000 के आसपास आ गया, तो मार्केट में 50% का ड्रॉप आया, लेकिन मेरे नंबर ऑफ यूनिट 1.63 से 3.47 हो गया, 3.37 हो गया। तो मार्केट 50% टूटा, लेकिन मेरे यूनिट्स कितने हो गए? 3.73। डबल हो गए।
डबल से भी ज्यादा मेरे को यूनिट्स मिल रहे हैं। राइट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, यहां तक आते आते एट 4529 हमने चालू की SIP 6144 पे। 4529 अभी भी मार्केट करीब करीब 20-25% नीचे है। राइट। लेकिन सिंस आई एम बाइंग एट लोअर एंड लोअर लेवल इन द मिडिल, मेरा ब्रेक इवन हो गया, आई एम इन मनी 18-19% एब्सोल्यूट अमाउंट में मेरा पैसा बन रहा है 15th मंथ पे। जब और मैंने स्टार्टिंग से चालू 18.6 किया 6000 पे, मार्केट 4500 है, अभी भी मार्केट उस लेवल से 30% नीचे है, लेकिन मेरा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट 180 है और मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 213 है। वाओ। आई एम इन मनी एंड आई एम इन मनी बिकॉज ऑफ दिस। आई एम इन मनी बिकॉज ऑफ दिस। आई एम इन मनी बिकॉज ऑफ दिस। ये जब होता है तो बहुत पेनफुल पीरियड लगता है। तो जब भी, इसलिए मैंने SIP के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं, देन SIP गुड रिटर्न्स आर गुड रिटर्न, बट एक्चुअली बैड रिटर्न आर द बेस्ट रिटर्न। लेकिन जब हो रहा होता ना, तब तकलीफ। अभी इसमें कुशल हम अज्यूम करते हैं कि ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये डबल डिजिट वाला, नेगेटिव वाला, ये 7 महीने सपोज आपने पैसा नहीं डाला, क्या मेरे को तो डर लग रहा है यहां बच जाता है, जब मार्केट रिकवर होगा तब वापस पैसा डालूंगा, जो काफी आज लोगों की हालत है। अक्टूबर 2008 से लेके अप्रैल 2009। हाँ, अगर सपोज ये 7-8 महीने में पैसा नहीं डालूं तो क्या होता है। तो हमने डेटा लिया है कि सपोज आपने नवंबर 2008 से मई 2009 तक 7 महीने पैसा नहीं डाला, ओके, तो क्या होगा, पिछली स्लाइड में अपना ब्रेक इवन हो गया जून 2009 में। अगर मैंने 7 महीने पैसा नहीं डाला तो मैं ब्रेक इवन मूव टू जून 2012। ओह माय गॉड, मेरा ब्रेक इवन 3 साल बढ़ जाता है। और यहां पे हमारा डबल डिजिट रिटर्न आ गया था जून 2009 में। मेरे को डबल डिजिट रिटर्न लाने के लिए जनवरी 2014 तक वेट करना पड़ा, डबल डिजिट रिटर्न आने के लिए। तो फर्स्ट डबल डिजिट रिटर्न ही 19.5% आ गया। हाँ, तो आप देखिए, ये है कि अगर 7 इंस्टॉलमेंट मैंने मिस की, 70,000 मिस किया, तो मेरा ब्रेक इवन मूव फ्रॉम जून 2009 टू जून 2012, ए डिले ऑफ 36 मंथ। और डबल डिजिट रिटर्न मूव फ्रॉम जून 2009 टू जनवरी 2024, ए डिले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55 मंथ। और 70,000 जो मैंने बचाया, नहीं डाला मैंने, वो डबल हो गया था उसी पीरियड में। अगर मैं डाल रहा था तो मेरा डबल हो गया पैसा वो। और जब डरा हुआ इंसान होता है तो वो रिस्क नहीं लेता, वो FD में डालता पैसा। तो ये 70 का मुझे 80-90 मिला होगा, बट देर तो इक्विटी में बिना वॉलेटिलिटी के आपका पैसा बन ही नहीं सकता। और वॉलेटिलिटी SIP इन्वेस्टर के लिए एक बहुत गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक शेयर कहीं से लिया था और उसको मैंने, बाकी काफी लोगों ने इसको कोट किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों ने। तो एक बहुत अच्छा शेयर है कि SIP को लेके कि परिंदे भी शुक्रगुजार है पतझड़ के लिए, परिंदे भी शुक्रगुजार है पतझड़ के लिए भी, तिनके नहीं मिलते नशे मन के लिए अगर सदा बाहर होती। अगर हमेशा बाहर होती तो तिनके कहाँ मिलते घोंसला बनाने के लिए। तो ये जो पतझड़ है ना आपकी, ये आपकी एक्चुअली घोंसला बनाने के लिए, आपकी जो वेल्थ का घोंसला है ना, उसके लिए आपको लोअर लेवल पे तिनके दे रही है कि आप अपना घर का घोंसला बना लो भाई। क्या बात है। बट आई थिंक वेरी वेरी यूजफुल। तो बेसिकली क्रैश के टाइम में भी SIP बंद नहीं करनी चाहिए, इज द मैसेज हियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं एक फंड का, एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो फंड की NAV के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब अक्रॉस द साइकिल्स कैसे चेंज हुआ है। तो एक्चुअली HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है जो करीब उसका 31 साल का अप्रोक्सीमेटली ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने इस फंड की डबल डिजिट, पुरानी जो सारी डबल डिजिट ड्रॉप लिया NAV का। तो ये फंड का अभी लोगों को आश्चर्य होगा कि 10 रुपए की इस फंड की NAV अभी 1800 रुपए के आसपास है। 180 टाइम, माय गॉड, 30 साल में 180 टाइम। बट वो वाव फैक्टर नहीं है। वाव फैक्टर क्या है कि फंड की NAV देखो, 10 रुपए की NAV 5.15 हो गई, 49% ड्रॉप। फिर मार्च 2000 में 29 रुपीज से 14 रुपीज, 53% ड्रॉप। फिर आप देखो जैन 2008 में 227 था और ये मई 2009 में 91 रुपीज हो गया,
तो 227 से 91 रुपीज, अगेन 50% ड्रॉप। 3 बार तो इस फंड की एनएवी 50% के ऊपर ड्रॉप हुई है। कितनी बार 20% टूटा है, कितनी बार 30% टूटा है, कितनी बार 40% टूटा है। तो अगर आप इस फंड में टिके रहे तो आपका पैसा बना। तो आप इसको देखिए, जब 10 रुपए की एनएवी थी, आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की तो आपको 1000 यूनिट्स अलॉट हुए। जब एनएवी 515 हो गई, एनएवी ड्रॉप बाय 49%, बट नंबर ऑफ यूनिट्स वेंट अप बाय 94%। ये मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ। आपने 10,000 की 10,000 SIP, divided by 5.15 10,000 is 1941.7. 10,000 divided by 10 is 1,000 unit. Correct. 10,000 divided by 515 is ठीक है। 1942 units. Yeah. NAV went down 49%. आपके नंबर ऑफ यूनिट्स वेंट अप 94%। Yeah. यहाँ 2993 से 14 NAV हो गया आपका। NAV is down 53%. Number of units went down up by 334 to 711. So ये 53% डाउन है, ये 113% ऊपर है। ये अब सारा डेटा देख लीजिए। ये रेड वाले हैं कितने एनएवी में ड्रॉप आया, और ये ब्लैक वाले हैं कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपके एक्चुअली बढ़े हैं। Red has always been lesser than the black one. यस, और रादर आई वुड से ब्लैक इज ऑलवेज हायर देन द रेड वन। Yeah. Correct. तो ये मैजिक है सिप का। अगर आपको चाहिए कि 10 रुपए का एनएवी आपका 1800 रुपए हो जाए, इस जर्नी के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब ये जर्नी यहाँ पे होती है ना, तो आपको सारा नैरेटिव सुनने को मिलता है कि शेयर बाजार नहीं है, जहर बाजार है। आपको सब सुनने को मिलेगा। दुबई वाले चाचा आ जाएंगे। शेयर बाजार नहीं, जहर बाजार। हाँ, लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं शेयर बाजार चढ़ता तो सीढ़ी की तरह, उतरता लिफ्ट की तरह, ये सब। बट आप इसमें कहानी देखिए। तो इसमें अभी जैसे मैंने 1 Jan 95 को किया होता, तो अभी क्या वैल्यू हो गया इसका फिर? इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग विशाल, ये अनबिलीवेबल नंबर है। इस फंड में 10,000 रुपए आपने सिप की 36 साल 30 साल तक, तो 36 लाख रुपए आपका टोटल गया। आई डिड सम नंबर क्रंचिंग फ्यू मंथ्स बैक, ओके, तो वो उसका 36 लाख का वैल्यू करीब करीब 18 करोड़ था। 18 करोड़? 18 करोड़ 36 लाख का? 36 लाख कितना हो गया कैगर? ये तो कितना? कैगर 19% गया। 19%। एक्सआईआर, कैगर नहीं एक्सआईआर। XIR और कैगर में क्या फर्क है? एक्सआईआर आपका एक कैश फ्लो का नंबर है। आपने 10,000 रुपए डाला, 80,000 हो गया, उससे आपने 10,000 8 बार डाला, तो हर कैश फ्लो का एक CAGR आता है, तो उसका कंबाइंड XIRR बोलते हैं। तो SIP के लिए हमेशा XIRR इस्तेमाल होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए CAGR इस्तेमाल होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। समझ गया। ये हम, और XR एक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। गॉट इट। तो मैंने अगर हर महीने कर रहा हूँ तो बेसिकली एवरी मंथ मेरा CAGR अलग अलग होगा। XIRR, हाँ, XIRR मतलब बेसिकली CAGR अलग अलग होगा हर मंथ का, और वो फिर XIRR विल लाइक कंसीडर ऑल दीज टाइम पीरियड। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग अजम्पशन है जो लोग समझते नहीं है। जब हम बोलते हैं कि 19% CAGR है, इसका मतलब 19% पे पैसा एनुअली कंपाउंड हुआ है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि 19% में, और उसमें चार्ट में दिखाऊंगा आपको, मतलब 1 लाख रुपया 1,19,000 हो गया। अगले साल उस 1,19,000 पे 19,000 मिला। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लोग मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं कि HDFC लिक्विड फंड है। मैं पार्ट ऑफ द लॉन्च टीम था। अक्टूबर 2000 में हमने वो फंड लॉन्च किया था। अभी करीब करीब उसको फंड को 25 साल के ऊपर हो गए। उस फंड का सिंस इंसेप्शन CAGR 6.8 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं 6.8 को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करूं ना, तो 15% सिंपल इंटरेस्ट है वो। और ये लोग मतलब पैसा डबल करना है, 20% कमाना है, 30% कमाना है, इस पूरे प्रोसेस में ना वो कंपाउंडिंग का इतना बड़ा इम्पैक्ट है ना, लोग भूल जाते हैं। और मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा कि आप देखिए कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है। लेकिन वो मैजिक आपको मिलेगा, जैसे शांति पर्व में भीष्म बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर आपने 12 साल तपस्या की है तो आपको फल मिलता है। भगवान राम 14 साल वनवास गए भाई। आपको क्या लगता है भगवान राम का नाम ऐसे है क्या?
आपको लंबा समय तक टिक के रहना पड़ता है, देन यू सी मैजिकल पावर। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उसका मैजिकल पावर क्या है। सो लेट्स से अगर मैं प्रॉफिट पूल की बात करूँ एंड सेक्टोरल रोटेशन की भी बात करूँ, तो अभी ये जो एसआईपीज है हम्म। जो हम कर रहे हैं, तो कौन से सेक्टर से कहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है इंडिया में, एंड ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स ऑल्सो कौन से सेगमेंट से, कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर में पैसा फ्लो हुआ है? देखिए, जो हमारा मानना है कि मैं लोगों के पोर्टफोलियो देखता हूँ, और मैं आई एम सीए, आई डिड सीए फ्रॉम मुंबई। एक हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, सीए दोस्त हैं, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे ही बात करता रहता हूँ मैं। और मैं पूछता हूँ कि भाई डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टर पैसा बनाता है क्या? तो इन्वेरिएबली आंसर नेगेटिव आता है। जबकि वो खुद सीए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है। उसके क्लाइंट के पोर्टफोलियो देख लो, खुद का पोर्टफोलियो देख लो, लेकिन आदत छूटती नहीं है उसकी। सो मेरे हिसाब से जो एफ एंड हो रही है ना, इज नॉट इवन, मैं तो अभी इसको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन भी नहीं बोलता हूँ, अभी एडिक्शन हो गया है, तो उससे आदमी बाहर आ नहीं पाता है। मैं खुद अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो देखता हूँ, रिटर्न नहीं छूटता है, लेगेसी स्टॉक लेके बैठे रहते हैं, लेकिन अंडरलाइंग इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो में डिस्कवर नहीं कर पाते। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा का अगेन क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता। मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था किसी पीएमएस मैनेजर का। गोवा में उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने खाली नोट्स लिखे थे। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन, बट अगर मुझे वो आके मुझे मालूम पड़े तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू देम। तो ये 2010 का अगर निफ्टी का हम टोटल प्रॉफिट लें, सॉरी लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट लें, so this is how it was distributed. The profit got distributed of all the listed companies in India, most of the listed companies in India. 2015 में आप देखिए क्या चेंज हो गया, 2020 में क्या हो गया, 2025 में क्या हो गया। मैं इसमें आपको आइकॉनिक बड़े बड़े चेंज बताता हूँ। हम लेते हैं पीएसयू को। 2010 में टोटल प्रॉफिट का पीएसयू वाज 10.5%, 2015 में 9% हो गया, और 2020 में पीएसयू और बिकेम ऑलमोस्ट जीरो। काफी पीएसयू लॉस में चल रही थी, कुछ पीएसयू प्रॉफिट में चल रही थी, नेट ऑफ जीरो हो गया। उस टाइम सब लोगों ने पीएसयू को अबंडन कर दिया था। उसके बाद पीएसयू में हमने जबरदस्त रन देखा, इट बिकेम 12.3%। तो यहाँ लोगों ने पीएसयू में इन्वेस्ट किया होगा, और यहाँ लोगों ने पीएसयू से एग्जिट मारा होगा। नाउ लुक एट आईटी इंडस्ट्री, 8.1% of total profit pool, around 15% of the total profit pool, एंड अराउंड 24% ऑफ द प्रॉफिट पूल। मतलब कोविड टाइम में ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ रुपी वाज अर्न बाय इंडियन आईटी कंपनी। तो इसका मतलब है 8.1% का मतलब है बेसिकली जितने भी टोटल कंपनीज है इंडिया में, 8.1% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज ऑफ आईटी सर्विसेज कंपनी। ओके। वो 23-24% हो ओके। गया। ओके, और ये गिर के हो गया 9%। और यहाँ सब लोग आईटी पे बुलिश हो बुलिश गए थे। थे। देखिए एफएमसीजी कंपनी को 3.5% था, 5.2 हो गया, 10.2 हो गया, उसके बाद 3.8। यहाँ पे क्या नैरेटिव था 2020 में कोविड टाइम में? बाय पीएसयू, बाय एफएमसीजीज, बाय क्लीन कंपनीज, बाय हाई क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी कंपनीज, और सबसे अच्छा रिटर्न दूसरी कंपनियों ने दिया। और यहाँ कुशल जानना जरूरी है, लेट्स सी लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी की डेफिनेशन में आईटी और एफएमसीजी कंपनी आती है, बट आज वो लो वॉलेटिलिटी नहीं है। हाई क्वालिटी की डेफिनेशन में वो आती है। सो मार्क जो ऐसा फैक्टर बेस्ड एनालिसिस होता है, पास के डेटा देखता है, बट डेटा चेंज होता रहता है। आप देखिए होटल इंडस्ट्री को, द एब्सोल्यूट नंबर लुक्स वेरी नॉट वेरी हाई, 0.1, 0.1, 0.1, इट बिकेम 0.3। इज एक्चुअली 3 टाइम ग्रोथ। एब्सोल्यूट में कम है, लेकिन आप परसेंटेज देखो, हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक 0.12, 0.5, सीमेंट देखो 2.6, 1.3, 4.2 हो गया, 1. अभी देखो स्पेशलिटी केमिकल 1%, 0.8, 3.2%। और कोविड में सब स्पेशलिटी केमिकल पे बुलिश बेट लेके बैठे थे। तो अंडरलाइंग इकोनॉमी चेंज होती रहती है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कि एंटिसिपेट करके अपने आप को बदल ले। और यही डेटा अगर आप देखो ना, ओनली बीएफएसआई सेगमेंट, लेट्स लुक एट दिस डेटा फॉर यूएस मार्केट।
यूएस मार्केट में टोटल जो मार्केट कैप था बीएफएसआई का, बैंक यूज्ड टू बी 39% ऑफ बीएफएसआई मार्केट कैप इन 2015. They came drop down to 26%. इंडिया में 2015 में टोटल बीएफएसआई के मार्केट सेगमेंट का बैंक वाज 75%. Now they dropped to 54%. In an era where in both these countries market cap increased substantially, वहां इतना बड़ा ड्रॉप आया. क्यों इतना है? Because the underlying industry keep changing. अभी पहले लिस्टेड यूनिवर्स नहीं था, कंपनियों का मुनाफे इतने नहीं थे ऐसे. अभी इसमें क्या हो गया कि इंश्योरेंस आ गया, लाइफ, हेल्थ, रेटिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस आ गए, ब्रोकिंग कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, asset management company, and all these companies are very honestly asset light model. Nothing on the balance sheet. What does the stock exchange do? मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग डेटा बोलता हूँ. Only house make money. I did a 20-year analysis of in dollar term return of various countries. Japan, USA, New Zealand, Hong Kong, Singapore, Netherlands, some 17, 18 countries. So for instance, Japanese market deliver 160% return. Okay, 160% return in dollar term. लेकिन उस मार्केट को चलाने वाली कंपनी का 28 गुना पैसा बना. इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नवंबर 2017 में शायद लिस्ट हुआ. उसके बाद मार्केट करीब 3 गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा होगा. लेकिन बीएसई का स्टॉक 28 गुना बढ़ा है. ये एसेट लाइट मॉडल है. बैलेंस शीट पे कुछ नहीं है. दे प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म. एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय यू. जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक का मैनेजर होता है, स्टाफ होता है. यहाँ स्टॉक एक्सचेंज एक जगह बैठा है, सारी ब्रांचेस ब्रोकर के पास है, फ्रेंचाइज है, वो सब कुछ कर रहे हैं. वो अपना फिक्स फी लेके ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करने का. सो इज बिकम अ वंडरफुल बिजनेस. सेम विद एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट लाइट बिजनेस. 1,78,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इतनी बैंक ब्रांचेस बेच रही है, क्लाइंट खुद डायरेक्टली जा रहा है, पैसा डाल रहा है. हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, दीज आर ऑल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल. ऑफ बैलेंस शीट, लैंडिंग नहीं कर रहे आप. आप देखो टोटल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के पास 80 लाख 90 लाख करोड़ है. टोटल कैपिटल देखो कितना है डाला हुआ शेयर होल्डर्स का. तो ये दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इंडस्ट्री. दिस इज हैपनिंग अक्रॉस. और अगर आप डेटा पीछे जाओगे ना, 95, 90s, तो पूरी पहले सीमेंट, स्टील ही आती थी, कमोडिटीज आता था, मटेरियल आता था. उसके बाद बीएफएसआई हो गया. अभी बीएफएसआई धीरे धीरे कम होता जाएगा. एफएमसीजी जैसे अब कंपनी अपने घर घर में पहुंच गई, बैंक आपके घर घर में पहुंच गया. अब कितने नए अकाउंट खोलेंगे बताइए. और आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास मैसेज आता है आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो आप एक लिक्विड में स्विच कर देते हो. सो आजकल इनएफिशिएंसी नहीं रही ना सिस्टम में. पीपल आर बिकम मोर अवेयर. ये अंडरलाइंग इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े, मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग. एफएमसीजी कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज है. ये जो नया कंज्यूमर टेक कंपनी आ रही है, मालूम पड़ रहा है कि 73% ऑफ द ऑर्डर कम फ्रॉम 10 PM to 1 PM. वो विंडो अवेलेबल नहीं था पहले. 10 PM to 1 PM? 1 PM रात को. 1 AM. 1 AM, हाँ सॉरी 1 AM, हाँ सॉरी 1 AM, हाँ. रात को 10 बजे से 1 बजे तक 73% ऑफ द ऑर्डर कम फ्रॉम 10 PM to 1 AM. ओह वाओ. या और क्या ऑर्डर होता है, आइसक्रीम हो रही है, नमकीन हो रही है. तो ये इतना बड़ा बदलाव कंज्यूमर में हो रहा है, उसको कंपनियां अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है. हमको लगता है कंपनियों को मालूम है. अभी मैंने आज ही ट्वीट किया है कि 3 बड़ी आईटी कंपनी ने 1,15,000 करोड़ का बायबैक किया पिछले 5-6 सालों में. स्टॉक्स आर डाउन 18%, 20%, 30%. अगर जब भी कोई कंपनी स्टॉक बायबैक करती है तो बोला जाता है कि सिग्नल की मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट, शेयर होल्डर्स वैल्यू बढ़ने वाली है. ऑन 115,000 करोड़ दे लॉस 32,000 करोड़. अगर आज खरीदते हो 32,000 करोड़ कम देने पड़ते हैं उनको. बट ये सब हिंडसाइट है. बट दिस इज एज मच अ हिंडसाइट व्हेन कंपनी डिक्लेयर बोनस इज अ फोरसाइट. तो वो फोरसाइट है, तो हिंडसाइट में भी आप देख सकते हैं. तो
मेरे हिसाब से स्टॉक्स में सबसे बड़ा पैसा बनाने का रीजन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, वो रेवेन्यू ग्रोथ। अगर रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं है तो स्टॉक आपका मल्टीबैगर हो ही नहीं सकता। आप कितना भी कैश कन्वर्ट करो, कुछ करो, इफ टॉप लाइन नहीं चल रही है ना, तो कहानी नहीं चलेगी। तो आप अभी जैसे आपने ये बीएफएसआई सेक्टर का बताया, बाकी भी जो सेक्टर्स जैसे फार्मा हो गए, ऑटो हो गए, आईटी हो गए, उस पे अभी आपने कुछ एनालिसिस किया है कि बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे अभी पैसा डालना चाहिए? कहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है कि ये सेक्टर में डालोगे अभी इन 2026 तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे पैसा बन सकता है? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा, मैंने कुछ डेटा क्रंचिंग की है, तो थोड़ा आपके व्यूअर्स के लिए शेयर करता हूँ मैं। ये मेरा प्रॉप मॉडल रन करता हूँ मैं। हुँ, तो जैसे ये हो गया निफ्टी 50। निफ्टी 50 का, और आई एम ट्रैकिंग दिस डेटा फ्रॉम 1994 से ये डेटा देखा हम लोगों ने, और 2004 में पहली बार मतलब 10 साल पूरे हो जाते हैं। निफ्टी केम इनटू एक्जिस्टेंस 93 94, तो 94 में आपके 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न। अभी आप 1 जनवरी 2004 को आप बैठे हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए। उस टाइम आपके सामने डेट, आप 1 जनवरी को बैठे हो 2004 को, आपको निफ्टी का लेवल मालूम है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पी मल्टीपल मालूम है आपको निफ्टी का। ये 1 जनवरी 2004 को बैठे हैं यहाँ पे, ओके? वी आर हियर, ओके? आप 1 जनवरी 2004 को बैठे हैं, तो निफ्टी पी मल्टीपल आपको दिख रहा है, प्राइस प्राइस पी मल्टीपल आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या, आपको डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, आपको 1 साल का रिटर्न, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिटर्न आपको दिख रहा है। एज़ एन इन्वेस्टर आपको ये सब चीज़ अवेलेबल है। ये आपकी हिस्ट्री हो गई, लेकिन फ्यूचर रिटर्न क्या है वो सामने है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि किस-किस पी मल्टीपल पर, किस-किस प्राइस बुक वैल्यू पे, किस-किस डिविडेंड यील्ड पे आपको फ्यूचर रिटर्न किस तरह आया। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पास्ट रिटर्न तो आपके पोर्टफोलियो में है, जो भी अच्छा बुरा है। फ्यूचर रिटर्न क्या आएगा वो आपको सोचना है। सो व्हाट आई हैव डन हियर, ये 94 से डेटा ट्रैक किया, तो मैंने देखा कि जब भी निफ्टी का पी मल्टीपल 20 के नीचे गया, कभी भी, ये 20 के नीचे पी मल्टीपल है निफ्टी का, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.1 के नीचे रहा, डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेटली 1.4 रहा है, तो आपने कभी भी मार्केट में पैसे का नुकसान नहीं किया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इसमें फ़िल्टर डाल सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ फ़िल्टर डाला, ओके? और मैं लेता हूँ कि यहाँ पी मल्टीपल ग्रेटर देन सॉरी, पी मल्टीपल, मैं पी मल्टीपल लेता हूँ यहाँ पे बाय नंबर लेस देन और इक्वल टू 20। सपोज़ आई पुट दिस फ़िल्टर, तो मेरे सारे डेटा पॉइंट आ जाते हैं कि पी मल्टीपल लेस देन और 20। ये 99 से लेके सारे डेटा पॉइंट है, ठीक है? और ये, और जहाँ भी फ्यूचर रिटर्न, ये 2004 से देखने लायक बात है, जहाँ भी फ्यूचर रिटर्न 10% के नीचे रहा तो मैंने उसको हाइलाइट कर दिया। तो यहाँ बहुत कम ऑब्जर्वेशन आपको तो दिखेंगे। ये फ्यूचर रिटर्न कैलकुलेट कैसे हुए? आज यहाँ पे पैसा डाला ना आपने, हाँ, तो उसके बाद 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अच्छा क्योंकि ओके, मैंने रखा है वहाँ पे। ओके मतलब बेसिकली 2004 में अगर बैठे होते तो उसके बाद 1, 5, 10 साल का रिटर्न किया है और पास्ट वाला मतलब 2004 के पहले वाला रिटर्न। तो मैं दोनों कंपेयर करता हूँ। मैं जब आज बैठूँगा ना, हुँ, तो मैं देखूँगा कि इस डेटा पॉइंट पे क्या रिटर्न है, तो ये तो हो गया। नाउ आई पुट अनदर फ़िल्टर। वो फ़िल्टर है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या रहा मेरा। अगेन आई विल पुट दिस नंबर लेस देन और इक्वल टू 3.10। क्यों 3.1? ये हिस्टोरिकल इसके नीचे रहा तो बहुत अच्छा पैसा बना आपको। अच्छा, ओके, तो ये आ गया। और थर्ड फ़िल्टर लगाता हूँ मैं डिविडेंड यील्ड, एवरेज डिविडेंड यील्ड 1.4 के आस-पास रहा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.39। तो मैं तीनों फ़िल्टर लगा देता हूँ। ये तीनों फ़िल्टर लगा दिया ना, तो आप डेटा ले लीजिए 2004 से। 2004 से अगर आप, मैंने तीनों फ़िल्टर लगा दिया, तो आपका नेगेटिव रिटर्न एक तो यहाँ पे बना है 1 साल का, एक आपका यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है, और यहाँ पे मतलब नेगेटिव नहीं, 10% के नीचे रिटर्न बने हैं आपके। हुँ, ये, लेकिन यहाँ एक और फ़िल्टर लगाया मैंने। व्हेन आई गिव डिफरेंट डिफरेंट वेटेज टू पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड डिविडेंड यील्ड, और फिर मैं हिस्टोरिकल नंबर भी डालता हूँ उसके अंदर, एंड व्हेनेवर दीज आर बिलो 300, व्हिच वन?
दिस VMFS, टी वाला देखे ना, टी वाला जो हाँ, टी हाँ, वाला, ये 200 266 1 13 160 हाँ, तो जब भी ये 300 के नीचे रहा है, हाँ, आपको मिनिमम डबल डिजिट रिटर्न बना मार्केट में अच्छा, हमेशा हमेशा। ये कैलकुलेट कैसे किया आपने? ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। आई गिव सर्टेन परसेंटेज वेटेज टू पी मल्टीपल, सर्टेन परसेंट वेटेज टू प्राइस टू बुक, सर्टेन परसेंट वेटेज टू डिविडेंड यील्ड एंड सर्टेन परसेंट वेटेज टू हिस्टोरिकल रिटर्न। इन चारों को ये निफ्टी लेवल पे करता हूँ। Okay. लेकिन मैं ये सारा ट्रैक करता हूँ आईटी रेस्पेक्टिव इंडाइसेस पे भी, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, लेकिन वो अलग वेटेज है। जैसे बैंक हो गया, तो बैंक में प्राइस टू बुक बिकम मोर इम्पोर्टेंट, तो वहाँ उसका वेटेज ज्यादा दिया समझ गया। जाता है। तो आप बोल रहे हो कि 300 के नीचे जब भी ये रहा है तभी हमेशा डबल डिजिट रिटर्न्स दिए। और ये इसको देखो, अगर आप मैं पूरा फिल्टर सारा हटा दूं, सपोज को रिमूव ऑल द फिल्टर, तो आपको दिखाता हूं कि जब ये नंबर एबनॉर्मल हो जाता है तो फ्यूचर रिटर्न क्या आता है। आप देखो, ये नंबर हो गया, आप सेल नंबर 171 देखो या 168 देखो और उसमें टी देखो, तो 1012%। तो बॉस ये इतना जबरदस्त दिख रहा था उस टाइम, हिस्टोरिकल रिटर्न्स आर लुकिंग क्रेजी, लेकिन फ्यूचर रिटर्न आपका नहीं बना। सो हियर आई गिव अ कॉल कि भाई यहाँ पैसा बनना यहाँ से बाजार में इम्पॉसिबल है। तो अगर ये आपका मेट्रिक 1000% से ज्यादा है तो दैट इज अ टाइम वेयर पैसा बनना इम्पॉसिबल है। अगर ये 300% से नीचे है दैट इज अ टाइम वेयर डबल डिजिट रिटर्न्स बन सकता। और ये जैसे मैंने गोल्ड में लगाया, 1 मार्च 2026 को ये गोल्ड का नंबर रन कर रहा था 1111। अच्छा, मतलब बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और पहला ऐसा हुआ नवंबर 2011 में 800-900 के आसपास चल रहा था, मार्केट टॉप हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ ये नंबर, आप देखो जैसे आईटी तो हमें ये बताओ कि 300 के नीचे कौन सा नंबर है, मतलब कौन से इंडस्ट्री में ये नंबर आज 300 के नीचे है, बताता तो हूँ। ताकि हमें पता चले कि पैसा कहाँ डालना जैसे है। आज आईटी है, आईटी पे 154 लग रहा है, ओके। बट ये नंबर खाली उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। आज आईटी इंडस्ट्री पे अलग तरह के चैलेंजेस है, क्योंकि कोई भी एंटरप्राइज का वैल्यूएशन होता है तो उसमें टर्मिनल वैल्यू 18 to 90% होता है। आज बड़ा क्वेश्चन टर्मिनल वैल्यू पे है, तो मेरे मॉडल के हिसाब से आईटी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बट उसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में रीड करना चाहिए कि फ्यूचर क्या लग रहा है। जैसे एफएमसीजी कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा, बट मेरा फ्यूचर एफएमसीजी कंपनी मेरा खुद का मतलब ये देखिए आप, ये आईटी कंपनी का देखिए, जनवरी 2022 में 1029 चल रहा था, 10 ईयर CAGR वाज 20%। अपन बात किया ना कुछ साल, आई टुक अ कॉल कि आईटी सेक्टर फंड में पैसा नहीं डालने का। मेरे किसी क्लाइंट का, मतलब एक आध छोटा मोटा किसी का होगा, किसी का आईटी फंड में पैसा नहीं है, क्योंकि हमने कॉल लिया कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, और मेरे को कुछ समझ में नहीं था कि ये क्या होने वाला है। बट ये हम खाली मैट्रिक्स, इस वैल्यूएशन मॉडल के बेसिस से मैंने ये नंबर लिए है। अभी ये नंबर बहुत, अभी अब देखिए नंबर कोविड में क्या हो गया, कोविड पीरियड में भी इतना, ये देखिए कोविड पीरियड में नंबर चला गया, आईटी इंडस्ट्री का चला गया 91। ओके, अभी आप देखिए एफएमसीजी इंडस्ट्री, एफएमसीजी पे 144 नंबर चल रहा है। एफएमसीजी में कम इंडस्ट्री पे नंबर 200 के नीचे शायद कभी नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। आप देखो तो मालूम पड़ेगा, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम एफएमसीजी परहैप्स वाज द ओनली इंडस्ट्री जहां नंबर ये 293 हुआ था। आज 144 है एफएम, और बी पीक में इसका नंबर 2015-16 में 800 के आसपास चला गया, तो वो पीक हो गया था। So it means this is the best time to invest in FMCG. नहीं, आई विल कम टू दैट। तो ये अप्रैल 2015 में 881 रीड कर रहा था, तो फ्यूचर रिटर्न इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखे थे। वही आईटी का है, वही बाकी इंडस्ट्री का है। तो आज मुझे जो अच्छा दिख रहा है, फार्मा, हेल्थ केयर, वो जो भी मेरे को फॉलो करता है, दे नो कि आई एम वेरी बुलिश ऑन हेल्थ केयर। लेकिन हेल्थ केयर का नंबर 2015 में देखिए क्या पड़ रहा था, 1000 1000 नंबर हो रहा था हेल्थ केयर का। और बीच में देखो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ अपॉर्चुनिटी आई। ओके, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इमीडिएटली एक साल में आपका पैसा बन गया। देयर आर सम पीरियड वेयर आपका पैसा नहीं बना है, बट ऑड्स आर मेकिंग मनी गोज इन योर फेवर। तो आपको जैसे ये देखो यहाँ पे ही है 2023 से लेके, और ये नंबर आपको बता दें, स्मॉल कैप का बताता हूं मैं आपको। स्मॉल कैप का भी 413, भी स्मॉल कैप अट्रैक्टिव नहीं हो, लेकिन देखिए आप अगस्त सितंबर 2024 में नंबर 800 के ऊपर चला गया, फेब में 950 चला गया नंबर। सो इट इज अ टाइम टू, आप देखो 20% CAGR दिख रहा है फेब 2024 में,
और सब उस टाइम स्मॉल कैप की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, बट नॉट अ ग्रेट टाइम। बट उस टाइम आप इन्वेस्टर को मना नहीं कर सकते। जब रिटर्न 20% के ऊपर दिख रहा है ना, तो इस मीन कि कोई आदमी 3 पैग लेके बैठा है, उसको चौथा पैग लेना है और आप उसको रोक रहे हो। वो सुनेगा ही नहीं भाई वो। तो एक बात बताओ, एफएमसीजी में आप क्यों मना कर रहे हो अभी? हाँ, एफएमसीजी का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए, 144 है हाँ, ना वो? हाँ, एफएमसीजी के ये 300 के नीचे नंबर कभी नहीं गया। हाँ, अभी फर्स्ट 144 टाइम दिख गया। रहा है। और एफएमसीजी कंपनी में आज से नहीं, मैं काफी टाइम से एफएमसीजी इंडस्ट्री में नेगेटिव हूँ। उसका स्ट्रक्चरल 2-3 चैलेंजेस मुझे दिखते हैं। एक चैलेंज ये दिखता है कि एफएमसीजी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। आज ब्रांड पावर नहीं है। आज नया कंज्यूमर अपने बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे बच्चे, आप लोग क्या कंज्यूम कर रहे हो, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रीमियम कैटेगरी में तो लोग मतलब ऑर्गेनिक कंज्यूम कर रहे हैं, हाई क्वालिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इंपोर्टेड कंज्यूम कर रहे हैं, अलग वैरायटी की चीज कंज्यूम की जा रही है। और कंज्यूमर का टेस्ट देखिए किस तरह बदलता है। 2 इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको मैं। व्हेन वी वर लाइक डूइंग our management trainees in 90s and all that, drinking alcohol was a cool thing. आज की जेन जी में ड्रिंकिंग इज नॉट अ कूल थिंग। कंप्लीटली एग्री विथ यू। हम सोच भी नहीं सकते। यूएस में 50 साल बाद अल्कोहल का कंजम्पशन नीचे दिख रहा है, बिकॉज फॉर जेन जी ड्रिंकिंग इज नॉट अ कूल थिंग। इनक्रेडिबल। आप देखो, जिलेट कंपनी हुआ करती थी शेविंग, आज के यंगस्टर दाढ़ी रखते हैं। तो आप कभी सोच भी नहीं सकते व्हेन यू आर एनालाइजिंग जिलेट की जिस प्रोडक्ट का आप वीक में 5 दफे इस्तेमाल करते हो, वो शायद आप नहीं करोगे। आप ट्रिमर की तरफ जा रहे हो, आप अलग अलग प्रोडक्ट आ गए। सो व्हेन आई सी माय व्हेन आई यूज्ड टू लाइक माय यंगर डेज बाथरूम, एक क्या होता था, साबुन होती थी, एक रेजर होता था, एक क्रीम होती थी, दैट्स ऑल बाय एंड लार्ज। टुडे आई सी माय किड्स बाथरूम, हर बॉडी पार्ट का एक प्रोडक्ट है, राइट, एंड वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। सो जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जिस तरह काम वो कर रहे हैं, आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न इज। और बच्चों को मतलब आजकल व्हेन यू सी वेयर यंग जनरेशन इज स्पेंडिंग मनी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, परहैप्स ऑन हॉलीडेइंग, ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, उनको वो जो हम लोग को जॉब इनसिक्योरिटी थी, या जो यंग बच्चों को नहीं, कुछ पेरेंट्स हैज गिवन देम अ गुड प्लेटफॉर्म, तो उनका वर्ल्ड भी एकदम अलग है, उनकी फियर एंग्जाइटी एकदम अलग है। हमारा फियर एंग्जाइटी था कि यार मतलब एक बहुत मजाक में बोलते हैं कि अ, हमारे टाइम में मार्क्स कम आते तो पापा स्कूल जाके टीचर से बात करते थे बच्चे के मार्क्स कम कैसे आए। अभी हमारे बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो टीचर हमसे सवाल करती है, हमारा बच्चा कमजोर कैसे है भाई, घर पे पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, क्या करते हो? सो और अल्टीमेटली इकोनॉमी वही देखती है जो समाज में हो रहा है, समाज में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो वही होगा। अभी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, आपको ऑयल, अभी ऑयल 120 100 के आसपास हो गया। ऑयल 1970 में $3 से $35 चढ़ा था, 12 गुना बढ़ा था। एक ही 19 साल में? 10 साल में, 1970 टू 1980 में ओके। ऑयल 10 साल में 12 गुना बढ़ा था। हम्म। और उस टाइम इंडिया का इन्फ्लेशन डबल डिजिट था। इन 1975 व्हेन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, इंडियाज इन्फ्लेशन रेट वाज 25%। ओके, अभी अभी ऑयल की बजाय रिन्यूएबल पे ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, इकोनॉमी की प्रायोरिटी चेंज हो रही है, और वो सारी की सारी चीजें ऐसी है कि वो आपको लार्ज कैप में कैप्चर ही नहीं हो पा रही। एरोस्पेस इंडस्ट्री लार्ज कैप में नहीं, रिन्यूएबल लार्ज कैप में नहीं है, सोलर लार्ज कैप में नहीं है, डिफेंस लार्ज कैप में नहीं है। ये सारा तो इंडियन इकोनॉमी का शेप एकदम अलग दिखेगा। मैं बोलता हूँ लार्ज कैप जैसे है कि फैमिली को कौन डोमिनेट करेगा आने वाले 10 सालों में, कौन चलाएगा आपके परिवार को? तो यू लुक एट इंडियन फैमिली, पापा है, अंकल है, ताऊ जी है, चाचा दादा है, वो लार्ज कैप है। फ्यूचर किसको बिलोंग करता है? यंग जनरेशन, वो चलाएगा।
तो इंडिया का एक्चुअली रियल स्टोरी निफ्टी 50 के बाहर है। वो यंग जनरेशन स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप, नेक्स्ट निफ्टी 50, मतलब जेन जी सा मिलेनियल जो है वो है। ओके, हम लोग लार्ज कैप हैं, हमारा पीरियड हो गया। तो मेरे को लगता है बड़ा फ्यूचर इंडिया का डेफिनेटली बियॉन्ड निफ्टी 50 है। इसमें बैंक्स में क्या है बैंक्स में नंबर? बहुत अच्छा नंबर दिख रहा है। बैंक्स आर आल्सो वेरी गुड पोजीशन 282। ओके। ओके, बैंक्स अच्छा है। एक्चुअली गोल्ड में अनफॉर्चुनेटली वो शीट ले नहीं आ हम्म। पाया। गोल्ड में व्हेनेवर यू सी दिस नंबर बिलो 300 स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ओके। अभी गोल्ड का नंबर अभी भी 800 चल रहा है। What are these numbers for gold in like 5 year, 10 year? मैं I आपको वो think दिखा दूं। गोल्ड में नंबर हाईएस्ट 111 था जो मार्च 1 2026 को बना था। लोवेस्ट 134 रहा है, एवरेज 4110 रहा है, करेंट 801 चल रहा है। तो करेंट कंपेयर टू एवरेज इज 96% प्रीमियम। तो गोल्ड में हमको लगता नहीं बड़ा पैसा यहाँ से बनने का ज्यादा उम्मीद है। ऑटोज में 1020 था, बॉटम में 99 गया था, एवरेज 469, अभी 436। तो ऑटोज आई थिंक बाय एंड लार्ज प्राइस रीजनेबली। बैंक्स 874 पीक में था, 34 बॉटम में, 4119 एवरेज था। अभी 282 चल रहा है। तो अभी बैंक बीएफएसआई इज नॉट अ बैड सेगमेंट टू लुक एट। एफएमसीजी आईटी पीक ये था, बॉटम ये था, एफएमसीजी का बॉटम चल रहा है। आईटी इज नॉट फार अवे फ्रॉम बॉटम, बट ऑन दीज टू jury is out. Pharma में it is 275, very reasonable, and Nifty में again 35% discount. But again I'm saying better index to look at is Nifty 50, not Nifty. वहाँ नंबर और भी अट्रैक्टिव है। Nifty 50 and not. Next Nifty 50. So you're saying कि Nifty next 50 is a better index Next than Nifty 50? is a better things to look at in current market. अच्छा, तो अगर आप किसी को recommend करोगे तो that person should invest in Nifty next 50 Next 50 मैं and तो not Nifty निफ्टी 50. मैं बाय एंड लार्ज किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आपको अच्छा। इंडेक्स में डालना तो आप मिड कैप में डालिए, स्मॉल कैप में तो एक्टिव ही करना चाहिए, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ ध्यान देना चाहिए आपको। बहुत सारे लोगों को एक और डाउट होता है, एसटीपी वर्सेस एसआईपी या एसटीपी वर्सेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो सिंपल भाषा में समझा सकते हो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का मतलब क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन एसआईपी, एंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसआईपी वो होता है कि आपके पास पैसा नहीं है आपके पास, बट आपको मालूम है आपका कैश फ्लो आ रहा है। जैसे आप सैलरी एम्प्लॉयड हो, तो जो कैश फ्लो आ रहा है, जैसे आपकी ईएमआई होती है वो लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, एसआईपी आपके एसेट क्रिएट करता है। तो हर महीने आप पैसा कुछ डाल देते हो, लेकिन आपके पास लमसम पैसा है, उसको कैसे इन्वेस्ट करें? तो एक ऑप्शन है कि आप बाजार में सीधा डाल दो। दूसरा है कि आप एक साथ मत डालो, उस पैसे को लिक्विड में या डेट फंड में या इक्विटी आर्बिट्राज में डाल के ओवर नेक्स्ट 3, 6, 12 मंथ आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करो। तो ये एसटीपी होती है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एक साथ डालने की बजाय आप इसको अलग अलग ट्रांचेज में इन्वेस्ट करो। तो मैंने कुछ स्टडी की कि कब ऐसा एसटीपी कब करना चाहिए, लमसम कब करना चाहिए। तो अगेन अगर मेरा नंबर 300 के नीचे है तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर अगर 600 के ऊपर है तो आपको 12-24 महीने की एसटीपी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्योर डेटा देखो, खाली कोई भी मार्केट ले लो, तो मैंने मंथली डेटा एनालाइज किया 1986 से, और ये डेटा है बीएससी सॉरी सेंसेक्स पे लिए मैं डेटा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 3 महीने की अगर आपने एसटीपी की तो 46% ऑफ द टाइम एसटीपी डिड बेटर देन वन टाइम, बट 54% ऑफ टाइम वन टाइम डिड बेटर। अगर आपने 6 मंथ की एसटीपी की तो 45% टाइम एसटीपी डिड बेटर, 3 मंथ 6 मंथ की एसटीपी, एंड 55% टाइम वन टाइम डिड बेटर। इफ यू डिड 12 मंथ एसटीपी तो 42 टाइम एसटीपी डिड बेटर एंड 58% टाइम वन टाइम डिड बेटर। और अगर आप 24 मंथ की तो ओनली 29% एसटीपी डिड बेटर, बट 71% टाइम वन टाइम डिड बेटर। तो आप ये एक नॉर्मल आदमी इससे डिड्यूस कर सकता है कि वन टाइम इज बेटर, बट इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज यहां जो नुकसान होता है ना, एसटीपी में ड्रॉ डाउन कम होते हैं। वर्स्ट केस में 35% हुआ है। ये आपने कैलकुलेट कैसे किया है वैसे, कौन सी फंड की एसटीपी ली है? और बीएससी सेंसेक्स, अच्छा, सेंसेक्स लिया मैंने हर महीने, हर महीने। और कब से लिया है, कौन से ईयर? 1986 से 2026 मार्च तक के डेटा लिए मैंने, ठीक है।
तो अगर मैं 3 महीने की एसटीपी करता हूँ 86 से 2026 में, तो आप बोल रहे हो 46% ऑफ द टाइम एसटीपी इज़ बेटर देन वन टाइम, मतलब 46% एसटीपी बेटर होगा, 54% वन टाइम। और ये वन टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ है? 1 अप्रैल 86 को आपके पास पैसा है, हुँ, आपने वन टाइम डाल दिया हुँ, या 3 महीने की एसटीपी की, हुँ। तो 1 अप्रैल 96 को लिया, फिर सेकंड 1 अप्रैल 1 मई 96 को, 1 जून, ऐसे रोलिंग रिटर्न लिए, मंथली रोलिंग रिटर्न लिए। अच्छा, ओके। ओके, हुँ, आप इसको डेली रोलिंग करो तो नंबर एक्चुअली इसके आसपास ही आएंगे। ओके। सो ऐसा इंप्रेशन है कि वन टाइम करना चाहिए बिकॉज ऑड्स आर इन योर फेवर, हुँ। बट द पॉइंट की जो ड्रॉ डाउन होता है ना वन टाइम में, बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो कब वन टाइम करना चाहिए, कब 6 महीने, 1 साल करना चाहिए, इट ऑल डिपेंड ऑन कि आपके वैल्यूएशन क्या लग रहे हैं उस टाइम। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने की एसटीपी करनी चाहिए बाजार में, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई डिसरप्शन है जो स्टेट ऑफ होमरूज की वजह से हुआ, इनको सबको खुलने में 6 महीने करीब करीब लगेंगे। और आपको क्रॉस करंट ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव न्यूज आएगी आपको। और जब मार्केट ऐसा वोलेटाइल रहता है तो हम मंथली एसटीपी भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं कम फ्रीक्वेंसी पे करो, वीकली कर लो, डेली है तो डेली भी कर लो। सो यू कैप्चर ऑल द प्राइस मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पता नहीं कि फ्राइडे आपने चालू, आप 1 तारीख ने आपने सोचा एसटीपी कर लूं, और 4 तारीख तक कुछ खबर आ गई तो बाजार 7-8 टका ऊपर चला गया, वापस नीचे चला गया। तो दैट गिव्स यू मच बेटर अपॉर्चुनिटी इन माय ओपिनियन। तो ये क्रॉस करंट और ये सिचुएशन, अगर ये स्टेट ऑफ होमरूज पूरा सॉर्ट आउट भी हो गया, बट जिस तरह के चैलेंजेस इकोनॉमी के अंदर हुए हैं ना अक्रॉस द ग्लोब, वो पूरा रीसेट होगा। एक दिन में रीसेट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। और यही कारण देखो कि आप बोलते हो जैसे अब थ्योरी है बाजार में ना, एफएमसीजीज, लो वॉलेटिलिटी, हाई क्वालिटी आईटी, वो सब चेंज हो गया। अब देखो गोल्ड, ये वार के बाद तो टूट ही गया 18%। क्यों? गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क ना। फिर क्या हो गया? तो ये सारे मैन मेड कंस्ट्रक्ट है। अब गोल्ड क्यों टूटा? बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा हुआ कि एक तो जीसीसी के अंदर काफी, दुबई में काफी गोल्ड है, वो मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा था बीच बीच में। तो काफी कंट्रीज है जिनके चैलेंजेस आ रहे हैं, तो देव सेंट्रल बैंक आर सेलिंग गोल्ड, काफी सेंट्रल बैंक गोल्ड सेल कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर 1.5 लाख रुपया प्राइस हो गया गोल्ड का, तो शादी कर रहे हैं वो लोग फिर 22 कैरेट का नहीं ले रहे हैं, वो 18 का जा रहे हैं, 16 का जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने शादी में अमाउंट तो फिक्स कर लिया, मेरा ये थोड़ी बोलो कि मैंने 500 ग्राम गोल्ड देना है। आप बोले मेरा 50 लाख का बजट है, 20 लाख का बजट है, तो क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है उसमें। तो कंजम्पशन, बट मेनली सेंट्रल बैंक बाइंग काफी कम हो गई है। और कुछ सेंट्रल बैंक ने 2019 से 2025 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट यूज, 2024 के बीच में सेंट्रल बैंक्स यूज्ड टू बाय 25 टन्स ऑफ गोल्ड एवरी मंथ, दैट हैज कम डाउन टू 5। ये बात, तो ऐसे इतना सेल क्यों कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स गोल्ड? पैसा चाहिए भाई। तो पहले बाय क्यों किया था इतना ज़्यादा? बाय इसलिए किया था कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद जब यूएस ने रशिया का पैसा रोक दिया, उस टाइम 2019 में जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्व था, उसमें गोल्ड वाज 13%, यूएस डॉलर वाज 25-26%। दैट नंबर इज फॉर गोल्ड फ्रॉम 13% हैज बिकम 25-26%। ओह, दैट्स अ उसके लॉट। ऊपर थोड़ी बढ़ाएंगे कोई। हुँ। और अभी सेंट्रल रिजर्व के पास, सेंट्रल बैंक, काफी सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व ही नहीं है, क्योंकि करेंसी को डिफेंड कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ गया है, एक्सपोर्ट पे चैलेंजेस है। तो अभी आप बोल रहे हो जैसे 6 टू 12 मंथ्स की एसटीपी करो इन दिस मार्केट। सो वी आर इन मई 2026 राइट नाउ। तो 6 टू 12 मंथ्स की एसटीपी करो, तो इसका कैसे फ्रेमवर्क होगा? तो मुझे क्या करना है कि एक अमाउंट स्पेसिफिकली पार्क करनी है कोई लिक्विड फंड में, एंड देन अगले 12 महीने के लिए वो फंड से ट्रांसफर होते सपोज जाएगा। आपके पास 12 लाख रुपया है, हुँ, अब 12 लाख रुपया आप एक फंड में या दो, जो भी आपका एडवाइजर आपको बोले उसमें डाल दो, और फिक्स अमाउंट अगले 6 से 12 महीने में हुँ, इक्विटी फंड में ट्रांसफर करो। जैसे आप अज्यूम करो कि 12 लाख रुपया सपोज एक ही फंड में आप डाल रहे हो, तो 12 लाख रुपया आपने किसी लिक्विड फंड में डाल दिया, 1-1 लाख रुपया हर महीने हुँ। आप उस फंड के, फोकस फंड जो भी आपको, मतलब सॉरी, कोई भी फंड आपको जो ठीक लगता है उसमें डाल दो। ओके, गॉट इट। किसी को अगर 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, तो हम्म। कैसे बना सकते हैं? थ्रू मंथली एसआईपी? तो देखिए, ये मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये है नंबर आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। अ, और ये
अलग अलग प्रोडक्ट मैंने लिया है। बैंक एफडी लिया है, उसमें मैंने रिटर्न अज्यूम किया एक्स IRR 6%। डेट फंड लिया, उसमें एक्स IRR 7% अज्यूम किया है। इक्विटी सेविंग फंड्स लिए हैं जिसके अंदर 12-15% इक्विटी होता है, 20% इक्विटी होता है, उसमें एक्स IRR 8% लिया है। मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें मैंने एक्स IRR 10% लिया है। लार्ज कैप फंड, उसमें मैंने 12% लिया है। फ्लेक्सी और मल्टी में 13% लिया, मिड में 14% लिया, स्मॉल कैप में 15% मैंने एक्स IRR रिज्यूम किया। ओके, ये मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज और फ्लेक्सी मल्टी कैप क्या होते हैं एग्जैक्टली? फ्लेक्सी में होता है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कितना मिड कैप में डाले, कितना लार्ज कैप में डाले, कितना स्मॉल कैप में डाले। कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होती है। मल्टी कैप में मिनिमम 25% स्मॉल कैप, मिनिमम 25% मिड कैप, मिनिमम 25% लार्ज कैप रखना ही उसको। बाकी 25% दे कैन डिसाइड कि कौन से कैटेगरी में जाना उनको। ओके, मिड कैप तो मिड कैप 150 स्टॉक्स, स्मॉल कैप 250, 1+500 के बीच में जो भी आते हैं वो स्टॉक्स आ जाते हैं। मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में फर्क क्या है कि बैलेंस एडवांटेज फंड में दो ही कैटेगरी होती है, डेट और इक्विटी। मल्टी एसेट में कम से कम 3 कैटेगरी होती है। डेट इक्विटी तो होता ही, उसके अलावा प्रीशियस मेटल भी होता है, कोई फंड कमोडिटीज भी लेते हैं, अभी रीट्स भी लेने लग गए। तो ये मैंने ये एक सारा रिज्यूम किए। सपोज आपके पास 5 साल का पीरियड बाकी है, 10 करोड़ का कॉर्पस है, तो आपको इतने लाख रुपए की सिप करनी है। सपोज आपके पास 10 साल का पीरियड बाकी है, तो आपको इतने लाख रुपए की सिप करनी है। सपोज आपके पास 15 साल बाकी है, तो इतने लाख रुपए की आपको सिप करनी है। 20 साल बाकी है, 30 साल बाकी है, तो इतने लाख रुपए, जैसे आपको 30 साल बाकी है तो स्मॉल कैप में 19,000 पे आपका ओह वाओ! पैसा बन तो जाए। क्या बोल रहे हो आप कि बट बेसिकली बट बट इट हैज टू बी रेड इन लाइन विद दिस। एफडी वॉलेटिलिटी जीरो, आपका लाइन चलता रहेगा एकदम। डेट फंड नेग्लिजिबल वॉलेटिलिटी, इक्विटी सेविंग फंड मिनिमल वॉलेटिलिटी, मैफ बैप मॉडरेट, लार्ज कैप एवरेज, फ्लेक्सी मिड कैप हाई, मिड कैप वेरी हाई, एंड दिस इज वेरी वेरी हाई। तो कोई भी आप चीज पकड़ो ना, तो रिटर्न देखने से पहले वॉलेटिलिटी रिस्क, डू यू हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड। को बोलते हैं एप्पल वाज मल्टी बैगर, बट एप्पल आईपीओ प्राइस के नीचे 17 साल तक रही थी। अब आप में इतना पेशेंस है तभी आपको गुण मिलेंगे ना उसके। तो ये इसको काफी लोग खाली यहां तक खुश हो जाते हैं, भाई ये भी देखो साथ में। करेक्ट। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, मेरी ऑडियंस जैसे यंग काफ़ी है, लेट्स से 25 साल का कोई एक ये वीडियो देख रहा है, तो आप बोल रहे हो कि अगर कोई एक 25 साल का है, अगर उसने आज 19,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की स्मॉल कैप फंड्स में, तो अगले 30 साल में उसका कॉर्पस अज्यूमिंग 15% एक्सआईआरआर विल बिकम 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ एंड यही सेम अगर उसने बैंक एफडी में किया तो 1 अज्यूमिंग लाख 6% एक्सआईआरआर, तो 1.05 लाख पर मंथ इन्वेस्ट किया तो 30 साल के बाद ये 10 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुशल दो बात है। लोग ये बोलते हैं कि भाई 15% रिटर्न गारंटी क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा, पास्ट में तो बना, आगे नहीं बनेगा। रीजनेबल क्वेश्चन है। तो हमको समझना चाहिए रिटर्न आता कहां से, उससे सारी आपको गणित की समझ में आ जाएगी। इक्विटी मार्केट में रिटर्न आता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन का नंबर नीचे गया तो आपका इक्विटी मार्केट का रिटर्न भी नीचे जाएगा। बाय एंड लार्ज इंडिया में 30 साल से 35-40 साल से ही होता है। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे गया तो डेट का रिटर्न भी नीचे आएगा, तो आपका ये नंबर भी कम हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली सारे नंबर चेंज होंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो जाएगी, उसका भी ध्यान रखना। लेकिन अभी बहुत ट्रिकी सिचुएशन कुशल हो गया है अपने यहाँ कि जो इन्फ्लेशन का नंबर गवर्नमेंट देती है ना, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अलग नंबर लेने पड़ते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो इन्फ्लेशन नंबर होता था कि अर्बन, जैसा हम लोग अर्बन कंज्यूमर हैं, food basket used to be 40%, 45%. Today that number has come down. And every category inflation is very different. So for instance, आपके बच्चा है तो वो इन्फ्लेशन 8 से 10% है। आपके घर में कोई एलिंग पेरेंट्स या कुछ भी है तो इन्फ्लेशन 10% है। आपको हॉलिडे का शौक है तो इन्फ्लेशन नंबर अलग है। तो आपको अभी हर गोल के हिसाब से अलग इन्फ्लेशन नंबर लेना।
आप 6% अज्यूम नहीं कर सकते। आपको हॉलिडे जाना है, आप 6% इन्फ्लेशन पे हॉलिडे अब्रॉड जाना तो आप अज्यूम ही नहीं, वही तो इंडिया में भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो आपको हर अपने गोल के लिए अलग इन्फ्लेशन नंबर, और ये काफ़ी ट्रिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का एस्केलेशन कॉस्ट देखो, आप हेल्थ केयर का एस्केलेटिंग कॉस्ट देखो। आज बॉम्बे जैसे शहर में अगर बच्चा पैदा करके रखना है, तो 50,000 रुपए पर मंथ कम से कम आपका खर्चा है भाई। ओके, एंड इट इज़ ग्रोइंग अप। मतलब आप लोग जब एजुकेशन की कॉस्ट लेते हैं ना, तो उसमें खाली इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट। आप इस बिल्डिंग में रह रहे हो, आपको साल के 20 बर्थडे इनवाइट आएँगे, तो आप गिफ्ट तो लेके जाओगे ना। हम इसको काउंट नहीं करते। हम्म, आप बच्चों को कितनी क्लास में भेजोगे? गिटार क्लास, ये इस क्लास, वो क्लास। तो काफ़ी लोग इसकी प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी प्लानिंग करना। तो आप बोल रहे हो कि मुंबई में ऑन एन एवरेज एक पेरेंट को 50,000 पर मंथ पर चाइल्ड स्पेंड करना पड़ेगा। तो 50,000 कहाँ पे जाएगा ये? देखो, आपको वैक्सीनेशन करना पड़ता है, उसका न्यूट्रिशन करना पड़ता है। काफ़ी लोग आया लगाते हैं बिकॉज़ मेनी प्लेसेस बोथ हस्बैंड वाइफ्स आर वर्किंग। अगर पैरेंटल सपोर्ट नहीं है, पैरेंटल सपोर्ट हस्बैंड के खर्चे आ जाते हैं। बात तो घूम फिरा के फिर आपके बाकी खर्चे, क्लासेस के खर्चे हैं, अलग-अलग चीज़ जाना पड़ता है। हॉलिडे जाओ तो खर्चे हैं उसके। सो आपकी लाइफ़ पूरी बदल जाती है। दैट इज़ अ वन रीज़न कि आज यंगस्टर बच्चे पैदा करना नहीं चाहते शायद। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, आई डोंट नो व्हाट अभी वो इज़। भी एक कॉन्सेप्ट है ना, डबल इनकम नो किड्स, हाँ, डिंग। डिंग। हाँ। तो ये क्या इसका इसका क्या ट्रेंड है अभी? भाई हम अपना लाइफ़ जिएँगे, हम क्यों बच्चे के पीछे जाएँ, और हुँ, वी शुड लिव आवर लाइफ़। काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, हुँ, अपना-अपना चॉइस है। अ, मैं उसकी मोरालिटी उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो खाली मैं खर्चे बता रहा हूँ, हुँ। क्या हो। और इसमें जैसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपेंस वुड बी स्कूल फीस लाइक एजुकेशन। आई थिंक डिपेंड मुंबई में तो डिप बहुत ज़्यादा ही हो गए, राइट? डिपेंड करता है, सब जगह एक्चुअली इज़ स्काई रॉकेटिंग। हुँ, स्कूल फी खाली एक बात है, फिर आपको बस की फीस देना है, फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, फिर क्लासेस करनी है, फिर आपको घुमाने ले जाते हैं किधर-किधर, ओके। बर्थडे पार्टीज़ हैं, मेडिकल केयर है, बहुत खर्चे हैं, टॉयज़ हैं, बहुत खर्चे हैं भाई, मैंने बहुत एक खर्चे। वीडियो बनाया था 1 साल पहले, हाँ, यहाँ पे ये बिल्डिंग में, हाँ, हाँ, आस्किंग पेरेंट्स हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर चिल्ड्रन, ऑन हाँ, देयर एजुकेशन एंड ऑल। हाँ, हाँ। तो ऐसे-ऐसे नंबर्स मिले थे, मैं शॉक हो गया था। लाइक स्कूल फीस आर 12 लाख रुपीज़ पर एनम, मतलब 1 लाख पर मंथ तो वो स्कूल में ही इंटरनेशनल चली स्कूल में जाएगी। तो ये कहानी है। हाँ, इंटरनेशनल स्कूल्स में वो। उसके अलावा ये तो हो गया स्कूल फीस, बट अनदर 60-70,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गिटार क्लास, स्विमिंग क्लास, म्यूजिक ये क्लास, तो मैं सब। आपको बोल रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा एचएनआई बात बात हो गया, अपर मिडिल क्लास की बात हो गया। मैं नॉर्मल मिडिल क्लास का बोल रहा हूँ, 50,000 रुपए लग जाता है। हुँ, आप एकदम सिंपल ये रहो। या तो टुडे आपको इतना आसान नहीं रहा। आप शादी करना चाहते हो भैया, प्री वेडिंग शूट कितना खर्चा होता है? कितना? आप देख लो कपड़ों का कितना खर्चा होता है, प्री वेडिंग शूट का कितना खर्चा होता है। कितना होता है? अरे पूछिए मत, वो तो कैमरे कितने आने लग गए आजकल, सिर्फ फोटोग्राफी। कितना 2-3 लाख होता होगा? हाँ, डिपेंड करता है क्या डेस्टिनेशन आप चूज़ करते अच्छा, उससे भी हो। ज़्यादा? आप 10-10 लाख, 25-25 लाख लोग, कोई किसी क्या को दुबई में जाया 25 करना है, लाख रुपीज़? किसी को, हाँ, करते हैं लोग, किसी को यूरोप में जाया करना है, माय गॉड! तो आप पूरा क्रू को साथ में ले जाते हो। तो इट डिपेंड कि आपको करना क्या है। हुँ, ओके, सो इट कैन बी मालदीव में किसी को शूट करना है, मॉरिशस में किसी को करना है, किसी को न्यूजीलैंड में करना है। अपनी-अपनी इच्छा है। मैं हम पहली बार वहाँ मिले थे, इसलिए चलो वहाँ करेंगे काइंड ऑफ थिंग। आप आपके चाइल्ड के वेडिंग के लिए कितना स्पेंड करोगे? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो हम ये डिबेट करते हैं घर पे। सो हाउ डू वी टेक इट? सो ईदर यू फिगर आउट कि आपकी कितनी अर्निंग, मतलब मंथली, कितने मंथ की, कितने साल की आपको खर्च करनी है, या टोटल कॉर्पस का कितना हिस्सा आपको खर्च करना है। यू फिगर आउट अमंग बोथ ऑफ देम, तो आपको डिसाइड करना है। यूजुअली द सेकंड अप्रोच इज़ बेटर, राइट? क्योंकि उससे पता चलेगा ना कॉर्पस का इतना परसेंटेज इसमें जाना चाहिए। डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी है, बट इट्स वेरी तो इंपॉर्टेंट। आइडियली कितना होना चाहिए ये नंबर?
कॉर्पस का कितना परसेंटेज शुड गो इन वेडिंग्स अकॉर्डिंग टू यू? आई नो इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट मुझे कितना लगता होना है चाहिए? कि आपकी वेल्थ का काफ़ी लोग 5 अभी तो क्या बच्चे भी कम हैं, 1 या 2 ही होते हैं। तो 5 से 10% लोग खर्च करते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि नेटवर्थ का? बट किसी का 200 करोड़ नेटवर्क है तो 20-20 भी कर देते हैं लोग हम्म। खर्च। डिपेंड करता है आप कितना खर्च करना चाहते हैं। कुछ लोग तो कर्जा ले लेते हैं, वो भी अलग कहानी है। बट सो इट्स ऑल डिपेंड सो ईदर पीपल टेक सो in this discussion, it is very important to have somebody helping you. So tell me one thing, how much money should someone spend on their wedding as compared to their annual income? तो annual income का कितना times? देखो माँ-बाप दे रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए ये क्या है, इट इज़ जस्ट नॉट द क्वेश्चन हाउ मच यू स्पेंडिंग ऑन मनी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर यंग कपल गेटिंग मैरिड, दे नीड टू फिगर आउट फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी टेस्ट फॉर देमसेल्फ। हाउ डज़ मनी मैटर फॉर यू? दोनों स्पाउसेस में आने वाले पीरियड में हू विल टेक केयर ऑफ हुज पेरेंट्स? किसके साथ रहेंगे? झगड़े होते हैं, बता रहा हूँ आपको मैं, रियलिटी है कि लड़की वाले के पेरेंट्स रहेंगे, लड़के वाले के पेरेंट्स रहेंगे, किसको सपोर्ट सिस्टम नहीं। आई थिंक ऑल दीज थिंग नीड टू बी डिस्कस्ड आउट बिकॉज़ अल्टीमेटली ये फ्लेयर अप होती है चीज़ें। उसके अलावा आप पैसा कैसे खर्च करते हो? एक 2 कपल में एक स्पेंड थ्रिफ्टर है एकदम ऐसा हाथ से पैसा निकलता है। तो आई थिंक कितना पैसा खर्च करना चाहिए वो तो आप कॉल लें, बट वो कपल को फाइनेंस के बारे में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। स्पाउस को मोबाइल फ़ोन पसंद है, किसी को शॉपिंग पसंद है, किसी को इंस्टेंट शॉपिंग पसंद है। इट कैन डिरेल योर फाइनेंशियल प्लान। तो यंग कपल को इसके बारे में बहुत हार्ड सोचना है, बहुत हार्ड सोचना है। बट आइडियली एनुअल इनकम का कितना होना चाहिए? लाइक मतलब अगर एक साल में कोई एनुअल 15 इनकम लाख डिपेंड कमा रहा है। जैसे आप 30 साल की उम्र में शादी कर रहे हो, तो आपने बहुत कमा लिया पिछले 5, 7, 8 साल में, तो यू कैन टेक आउट 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ योर अर्निंग यू कैन स्पेंड इन वेडिंग। 6 मंथ टू 1 ईयर? वो तो मतलब लेट्स से अगर 1 साल का 30 साल का आदमी है, उसकी जॉब अगर सपोज़ 25 लाख रुपए की सैलरी होगी, तो आप बोल रहे हो 25-30 लैक्स कर सकता है, स्पेंड डिपेंड करना करता है है। उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है, हाउ प्रेडिक्टेबल आर हिज कैश फ्लोज आर। ओके। ओके, जैसे ये सिचुएशन बदलती रहती है। सपोज आप आईटी कोडर थे 5 साल पहले, हाँ। योर कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी डिफरेंट। टुडे योर कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी डिफरेंट। राइट। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ खड़े हो उस मुकाम पे अपनी जिंदगी के। एंड कॉर्पस आज लेवल कोई इज़ आल्सो डिफरेंट। 2 साल पहले कोई एक्टर था, कुछ नहीं था, अभी धुरंधर में उसको रोल मिल गया, तो अलग है वो। तो आपकी सिचुएशन बदल गई ना। तो आपको अपनी सिचुएशन के आधार पे उस डिसीजन लेना है। बट खर्चा करने में जितना आप कंजर्वेटिव रहोगे ना, उतना बेटर है। उतना बेटर। लेकिन आप आपके खर्चों को कैसे कंट्रोल करते हो? मेरे खर्चे नहीं, हो गया न कुछ ना मुझे कुछ तो। कपड़ों का शौक है, न कुछ। हाउ हैज़ योर लाइफस्टाइल चेंज्ड वन्स यू स्टार्टेड मेकिंग सो मच मनी इन योर लाइफ? नथिंग एक्चुअली। सेम लाइफस्टाइल है? मैं वैसा वही टाइम पे उठना, वही वर्कआउट करना, वही हुँ। अपना बट लेट्स नथिंग। से फ्लैशी कार्स या आई फैंसी डोंट वॉच कुछ ऐसे नहीं, कुछ? मतलब जो मेरी वेल्थ है, जो मेरी इनकम है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं। वो मैं कुछ खरीदता ही नहीं हूँ। कोई गिफ्ट दे दिया, आज ये वॉच पहन रहा है, किसी क्लाइंट ने गिफ्ट की है मुझे। ना मुझे ज्वेलरी का शौक है, ना किस चीज़ का शौक है। ओनली थिंग आई लाइक इज़ रीडिंग एंड देन वर्किंग आउट एंड प्लेइंग, बस ये नॉर्मल। एंड व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम आप इन्वेस्ट करते हो फ्रॉम थ्रू एसआईपीज़? कितना परसेंट? ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मेरे खर्चे निकाल के मैं सारा सिप ही करता तो हूँ, कितना होगा? 70-80%? आराम से तो आएगा उतना। 80% ऑफ योर इनकम यू इन्वेस्ट इन एसआईपीज़? हाँ, कुछ वॉव! नहीं, बट जैसे अभी मैंने घर रिनोवेट किया तो हुँ, वहाँ बहुत पैसा चला गया, बच्चे की शादी है तो वहाँ जाएगा पैसा, हुँ। ऑफ़िस रिनोवेट किया तो वहाँ पैसा जाएगा। उसके अलावा पीस टाइम में बट मतलब दीज़ आर वन ऑफ एक्सपेंसेस। आई एम दीज़ आर वन टॉकिंग ऑफ अबाउट बट रिकरिंग कंटीन्यूअसली एक्सपेंसेस। 1.5-2 साल से कंटीन्यूअसली आ रहे हैं वो। क्योंकि आजकल घर रिनोवेशन बिकम वेरी, वेरी हुँ, कॉस्टली अफेयर, इज़ नॉट पहले जैसा नहीं है। हुँ। वेडिंग्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली, आप ऑफिस का रिनोवेशन कराओ, वो भी बहुत पैसा लगता है उसमें। बट नॉर्मल कॉस्ट में एवरीथिंग इज़ बाय एंड लार्ज आई मतलब बहुत बड़ा पैसा मेरा उधर ही जाता है। वेडिंग पे तो 3-4 करोड़, 4-5 करोड़ तो खर्च हो ही लेट्स जाएगा। नॉट टॉक द नंबर, लेट्स नॉट टॉक द नंबर। लास्ट चीज़ वो चालू करना आपके हाथ में, बंद कहाँ होगा पता नहीं आपको।
वो आके इवेंट वाला बोला सर ये देखिए वरमाला भी अच्छा लगेगा। अच्छा भाई ले ले, ये भी ले ले। सर आपने ड्रोन कैमरा 2 ही लिया, पर तीसरे वाला एंगल है तो चल भाई वो भी ले ले। तो आप धीरे-धीरे तो मतलब वेडिंग एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पर आई थिंक पीपल डोंट थिंक अ लॉट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, बिकॉज़ इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज़ इट्स अ वन टाइम थिंग, तो लोगों को लगता है कि चलो यार ये एक ही बार है तो खर्चा हो गया तो भी चल जाएगा। इट्स यूजुअली लाइक दैट। हाँ, वो दूसरा क्या देखता है, आदमी देखता है कि इसकी शादी में ये चीज़ अच्छी थी, इसकी शादी में ये चीज़ अच्छी, इसकी शादी में तो वो सबकी पकड़ता रहता है। तो उसमें आइटम बढ़ जाता है, खाने के आइटम बढ़ जाते हैं, इवेंट के आइटम बढ़ जाते हैं। अच्छा उसने तो सेडान की है, मुझे क्रेटा, उसने क्रेटा की, तो उसका क्रेटा ले लिया, उसका अच्छा होटल ले लिया, उसका अच्छा हलवाई ले लिया। तो आप तो उसका अंत नहीं है वेरी ऑनेस्टली, और ये थोड़ा मीठा खर्चा है, तो आदमी कर ही देता है। और आदमी सोचता है मैं पैसा कमा किसके ले रहा हूँ, मतलब एक उसको एक स्टेटस भी दिखाना होता है समाज में, सब चीज होती है। राइट। और सो काफी पेरेंट्स को गिल्ट भी होता है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा था टाइम नहीं दिया, शादी में पैसा दे दो। खर्च कर। तो एटलीस्ट कंप्लेन नहीं करेगा। नहीं कंप्लेन तो वो अलग बच्चा कहानी कंप्लेन नहीं है। करेगा। हाँ। ऑसम, लेट्स डिस्कस द लास्ट थिंग। सो अभी सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, पीपीएफ, हम्म। कौन जीतेगा? एंड लेट्स डू अ केस स्टडी कि ओके 40 साल का पीरियड है, तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इन्वेस्टमेंट विंस ओवर दिस 40 इयर्स? सो मैंने 1986 से 40 साल की स्टडी है। 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, जो भी फर्स्ट अवेलेबल डेट थी, अगर आप सेंसेक्स में पैसा डालते, गोल्ड में डालते, सिल्वर में डालते या पीपीएफ में डालते, तो 1 साल के वो 40 पीरियड थे, 3 साल के 38 रोलिंग पीरियड आ गए, 5 साल के 36 रोलिंग पीरियड, ये रोलिंग रिटर्न है। 40 साल का एक रोलिंग रिटर्न आ गया। मतलब बेसिकली अगर मैंने 1986 में डाला होता तो 86 टू 80 89 इज वन 3 ईयर, एक एग्जैक्टली, फिर 7 87 टू टू 90, 90, हाँ ऐसा 88 है, टू हाँ 91, तो हाँ। ऐसे 38 रिटर्न्स 38, हो गए। 38 3 साल के, 36 5 साल के, 31, समझ गया। है ना, ये हो गया। हम्म, अभी उसमें से आउट ऑफ 41 ईयर पीरियड सेंसेक्स वॉन 18 टाइम, ओके। गोल्ड 7, सिल्वर 5 एंड पीपीएफ 10 टाइम। अच्छा, तो पीपीएफ 10 बार जीता एज कम्पेयर टू सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, बिकॉज 1 साल का पीरियड। अच्छा। ओके, बट वर्स्ट 1 साल में सेंसेक्स 15 टाइम रहा है। मतलब सेंसेक्स वर्स्ट 15 टाइम रहा है तो? मतलब 1 साल का पीरियड ऐसा रहा कि आउट ऑफ दिस 40 ईयर्स, 15 ईयर में सेंसेक्स जस्ट डिलीवर वर्स्ट रिटर्न अमंग ऑल दिस कैटेगरी। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आप बोल रहे हो 18 टाइम्स जीता है, हाँ, तो 18 प्लस there was 15। 18 year where Sensex delivered the best return. हाँ। There was a 15 year where Sensex delivered the worst return. हम्म, एक साल में 80% दिया, अगले साल में 6% नेगेटिव दे दिया ना। Okay. Now if I look at 3 year period, then Sensex 16 time the best return. Worst में 10 बार आया, सिल्वर 12 बार आया। If I look at 5 year period, तो अगर I look at the best period, Sensex wins hands down every time। every time. But worst period में भी ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, बट द लॉन्गर यू गो द नंबर्स कीप ड्रॉपिंग। ओके, सो कोई भी 25 साल का पीरियड रहा नहीं ऐसे कि सेंसेक्स डिलीवर द वर्स्ट रिटर्न। No, but when we are saying Sensex worst, we are comparing it with gold, silver and PPF only, right? यस यस, And अगर आप बोल रहे हो 15 टाइम सेंसेक्स ने वर्स्ट रिटर्न दिया है, दिस इज इन कंपैरिजन टू गोल्ड, सिल्वर, पीपीएफ एंड ऑल। पीपीएफ, यस। तो लास्ट बेसिकली 15 टाइम ऐसा हुआ है कि सेंसेक्स ने सबसे कम रिटर्न दिया है इन ऑल दीज 4 कैटेगरीज। यस, दैट इज यू द गॉट करेक्ट इट इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली राइट, ओके, यू गॉट एब्सोल्युटली राइट। समझ ओके, गया। तो स्टोरी लॉन्ग टर्म की है तो कि इसमें देखा गया तो लॉन्ग टर्म में सिल्वर हैज गिवन द वर्स्ट रिटर्न्स ओनली। इज मोस्ट 12 वोलेटाइल एसेट 13 कैटेगरी, 8 9 इज 5। मोस्ट वोलेटाइल एसेट कैटेगरी। हम्म, ओके, ओके। और आई ऑलवेज बिलीव सिल्वर इज द मोस्ट वोलेटाइल एसेट कैटेगरी, So you wouldn't recommend investing in silver, प्रोवाइडेड यू गेट योर टाइम एंड एंट्री एंड एग्जिट राइट। but that is true for every asset class. बट इसमें तो बहुत, इसमें देखिए क्या होता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे आपने इक्विटी लिया, सेंसेक्स मैंने 6000 पे लिया, सो निफ्टी 6000 पे ले लिया मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, और उस टाइम पी मल्टीपल 30 है सपोज करो, तो आपका ईपीएस 50 वट एवर जो नंबर आता हो गया। अब नथिंग इज हैपनिंग बट ईपीएस इज ग्रोइंग एट 12% 13%, तो अट्रैक्टिव होता जाएगा ना बाजार आपके लिए। इसमें अर्निंग है ना, तो अर्निंग मेक्स सेंसेक्स मोर अट्रैक्टिव। सिल्वर में कुछ नहीं है, गोल्ड में कुछ नहीं है, डेट में है।
कि डेट में आपका कूपन आ रहा है, ओके? तो ये रीज़न है कि इक्विटी इन द लॉन्ग टर्म बिकम मोस्ट प्रेडिक्टेबल एसेट कैटेगरी. In the short term, it can be one of the most unpredictable asset category. And why gold have less volatility? See, worst period में gold यहाँ 6 बार, ये last सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, यहाँ सबसे कम, मतलब 20 साल तक सबसे कम. Why? Because आप गोल्ड का 3,500 टन का साल का सपोज हमारा प्रोडक्शन होता है, 25% इंडिया खरीदता, 25% चाइना खरीदता कंज्यूमर लेवल पे. तो 50% ऐसा माल है जो रीसेल में आता ही नहीं है. आपका ज्वेलरी है, बाजार में तो आता नहीं ना वो, बहुत कम आता है ना. मुसीबत में फंस गए तो बिकता ही नहीं. लिक्विडिटी है ओनली व्हेन बाइंग. गोल्ड इज अ लिक्विड व्हेन बाइंग. तो ये रीजन है. इक्विटी तो बिक जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. इसलिए गोल्ड के नंबर वर्स्ट में, तो अगर आप देखो तो इफ यू क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ गोल्ड एंड सेंसेक्स, इट कुड बी ग्रेट विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर यू. What proportion should be in gold and what proportion should be in देखो, Sensex? आप कोई भी एसेट कैटेगरी लो, आपको ये मत पहले आपको ये देखना है, whenever I look at any asset category, I see what has been the worst drawdown and what was the longest period where it didn't deliver return. Am I comfortable at this stage in my life? तो आज मैं 58 साल का हूँ. I can't take 20 years view for myself, but since I know we are financially very comfortable, this money is for my kids. Then is a different story altogether. Else हर आदमी को डिसीजन लेना है कि क्या होगा. जैसे गोल्ड ने 1966 से 1986 के पीरियड में ऑलमोस्ट 20 इयर्स में रिटर्न इंडिया में आईएनआर में नहीं दिए. 2011 से 2017-18 6-7 साल के पीरियड में गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिए. आर यू कंफर्टेबल लिविंग विद दैट फेज? वो पहले सवाल करना चाहिए. वरना प्रेडिक्टेबल है पीपीएफ, डेट 6-7% 6-7% एकदम कोई झमेला ही नहीं है. बट आपको थोड़ा उससे ऊपर जाना है तो डेफिनेटली शुड बी कंफर्टेबल विद लिविंग विद द वॉलेटिलिटी. तो आपको राइट एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए बताता हूँ आपको मैं. आपको प्री मॉर्टम करना चाहिए, पोस्ट मॉर्टम नहीं करना चाहिए. क्या आप इन्वेस्ट करते हो? जैसे आज आप मेरे क्लाइंट हो, आप बोले विजय जी मेरा प्लान बनाइए. मैं आपको 50% डेट देता हूँ, 50% इक्विटी देता हूँ, सपोज करो. अब डेट तो 6% रिटर्न देगा, इक्विटी कैन गो डाउन 20%, कैन गो अप 20% एज वेल. अब दोनों सिचुएशन हम एग्जामिन करते हैं. 1 साल बाद सपोज इक्विटी गोस 20% अप और यहाँ 6% है. तो आप क्या बोलोगे मंत्री जी यार ये क्या 6% ही है, यहाँ तो 20%. उल्टा हो गया तो आप बोले यार मंत्री जी ये तो 6% भी बीट नहीं कर पा रहा. तो आपको पहले सोचना है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, दिस इज द रेंज ऑफ आउटकम. इफ आई इन्वेस्टिंग इन डेट, दिस इज द रेंज ऑफ आउटकम. एम आई कंफर्टेबल विद दैट? तो अगर आप प्री मॉर्टम करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन प्री मॉर्टम बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट टू एक्सेप्ट. जब मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि भाई इक्विटीज में 5-5 साल तक आपका पैसा नहीं बनेगा, इक्विटीज में आपका पोर्टफोलियो 10%, 20%, 30% कभी भी नीचे जा सकता है और मेरे साथ रहोगे जाएगा, उसके बाद भी आपको टिके रहना है. तो काफी लोग यार ये तो कुछ चले जाते हैं. बट वी आर वेरी कंफर्टेबल लूजिंग दोज पीपल. मतलब हमारा काम रिस्क पहले बताना भाई. अगर रिस्क के थ्रू आदमी निकल गया तो उसका रिटर्न बनना तय है. बट मैं खाली उसको हाथ पे चांद दिखा दूं जो नहीं 15% सीएजीआर, 10 रुपए का 2,000 रुपया हो गया, ही फील वेरी कंफर्टेबल. 19% सीएजीआर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का मैं चार्ट कैसे दिखाता था इन्वेस्टर को. 10 रुपीज का एनएवी 2,000 रुपीज, 19% एक्स आईआरआर, ब्रिलियंट प्रोडक्ट. मतलब कैसा लग रहा है सर? बोला अच्छा. बोला मंत्री जी 19 नहीं आएगा तो 18 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा. बोला ठीक है. फिर मैं दिखाता था उनको चार्ट. 1 साल का वर्स्ट रिटर्न 58% नेगेटिव, 3 साल का वर्स्ट रिटर्न 33% नेगेटिव, 5 साल का वर्स्ट रिटर्न 5% नेगेटिव. Every year the funds NAV fall by 10%. Every 2 year 20%. Every 4 year 30-40%. Every 7-8 years 40-50%. आपको पैसा इस जर्नी के थ्रू ही बनेगा और कोई उपाय नहीं है. तो काफी इन्वेस्टर फिर भाग जाते हैं. जब उनको आईना दिखा तो सच्चाई दिखाते हो ना तो फिर लोग कि ये क्या है. बट ये सही चीज है. दिस इज द ओनली वे विल मेक मनी इन द मार्केट.
तो जैसे ये मैं आपको ये अपन दिखाए नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग दिखना था। ये देखिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का एनएवी का नंबर है। ये डेटा 2024 के एंड के, तो डेटेड है, उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया, बट इट विल गिव यू वेरी गुड पिक्चर। हम क्यों बोलते हैं एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए, और क्यों पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर 10,000 रुपए की एसआईपी की आपने 3 साल तक, तो 3,60,000 रुपया लग गया आपका। 5 साल में 6 लाख, 10 साल में 12 लाख, 15 साल में 18 लाख, 20 साल में 24 लाख, 30 साल में 25 लाख, और 20 साल में 25 साल में 30 लाख, और 30 साल में 36 लाख। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये पोर्टफोलियो का वैल्यू है आपका। ओके। नाउ इन दिस 5.18, 3.6 इज योर ओन कॉस्ट। तो 5.18 का कॉस्ट इज 69%, गेन इज जस्ट 31%। 6 लाख का 12 लाख है, 1166 है, cost is 51%, gain is 49%. But as you keep going, the gain become bigger and bigger and bigger and bigger. But ये कहानी पूरी नहीं है, आप इसको ढंग से देखो अभी। 3,622 to 6 लाख, 2.4 लाख आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन पोर्टफोलियो 7 लाख बढ़ा है। 6 से 12, 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू 22 लाख बढ़ा है। 12 से 18, 6 लाख बढ़ा है, बट पोर्टफोलियो 30 लाख, 40 लाख के आसपास बढ़ा है। यहाँ 6 लाख बढ़ा लेकिन पोर्टफोलियो 90 लाख बढ़ा है। यहाँ 6 लाख बढ़ा लेकिन पोर्टफोलियो 4.5 करोड़ बढ़ा है। और यहाँ 6 लाख बढ़ा लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू 14-15 करोड़ रुपए बढ़ा है। ये लोग मिस आउट कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप बोल रहे हो 30 साल इन्वेस्ट किया तो 98% ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी प्रॉफिट्स एंड ओनली 2% 2% is cost. So 36 lakhs total amount is invested with 10,000 SIP. This is data as on 31st December 2024 का है। उसके बाद मैंने इसको अपडेट नहीं किया, थोड़ा नंबर 20 से 18 हो जाएगा। Which is also fine. I हाँ। mean, ज़्यादा फर्क नहीं है, but you are saying 30 years, 10,000 SIP, 36 lakh total investment, 20.43 crores Yes. is the amount. Yes. Yes. My God. तो 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहना चाहिए लोगों को। लेकिन ये आप टिके नहीं रह सकता आदमी। मैं ये चार्ट दिखा दूंगा, लेकिन आदमी टिकेगा नहीं। उसको मॉर्निंग वॉक पे कोई दोस्त मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या एक बहुत मतलब कुशल ऐसा हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन है मेरे क्लाइंट के दोस्त। जैसे आप एक मॉर्निंग वॉक पे एक एफडी वाला रहता है, एक एफ&ओ वाला रहता है, एक डायरेक्ट स्टॉक्स वाला रहता है, एक म्यूचुअल फंड वाला, एक रियल एस्टेट वाला। आजकल रियल एस्टेट वाला तो रहता ही नहीं है, खैर रहता तो बात नहीं करता है। समय की बात है। तो जिस दिन मार्केट ऊपर है, डायरेक्ट स्टॉक वाला, एफ&ओ वाला, यार तुम क्या म्यूचुअल फंड 12% तो मजा नहीं। और जिस दिन मार्केट टूटा, एफ&ओ वाला तो बोलता भी नहीं, शायद आता भी नहीं है वॉक पे। एफडी वाला तुमको बोला था, कहाँ फंस गए? तो चढ़ते बाजार में भी म्यूचुअल फंड वो टॉप में नहीं रहता, उतरते बाजार में टॉप में रहता। बट 20-30 साल में सबसे ज्यादा पैसा बना के वो ही निकलता है, लेकिन वो कभी भी एक दिन भी, एक साल भी टॉप में नहीं रहता। बट वो पूरे 20-30 साल वॉक जरूर करता है। वॉक जरूर वो हमें चढ़ेगा। तो आदमी क्या सुबह सुबह जाके कुछ आइडिया दे देता है लोग। एंड वी आर सोशल एनिमल। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हर आदमी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता कि नॉइज को इग्नोर करो। आप एक बात बताओ, अभी एसआईपी के बारे में आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि पेशेंस होगा, कंपाउंडिंग तभी होगी। फिर भी इंडिया में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, व्हिच मींस दैट द नंबर ऑफ एसआईपी स्टॉप्ड वर्सेस नंबर ऑफ न्यू एसआईपीज बॉट हैव बीन इंक्रीजिंग, एंड एसआईपी ज्यादा रुक रही है एज कंपेयर टू नए एसआईपीज आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने स्टार्ट पॉइंट ही गलत लिया है ना। आपने किस बेसिस पे आपने हाईएस्ट रिटर्न देके ले लिया एसआईपी? ज्यादा एसआईपी कैंसिलेशन डीआईवे प्लान में हो रहा है ना, क्योंकि आपने नेगेटिव रिटर्न देखे ही नहीं है। जब नेगेटिव रिटर्न आए तो क्या होता है कि वो रील आती है आपको, तो आप रात को 12 बजे देख रहे हो तो आप परेशान हो जाते हो, यार क्यों एसआईपी आपके लिए नुकसान, क्यों एसआईपी सबसे बड़ा स्कैम है। आप देखते साला मेरा पोर्टफोलियो तो यार इतना टूट गया, जरूर स्कैम है इसमें। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डीआईवाई को ही होती है। इसलिए हमारे हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा रही। कोई भी गुड बात, कोई भी प्रोफाउंड ट्रूथ
इट इज ओनली व्हेन ए गुरु सी ए शिष्य हैज अराइव्ड, वो उसको बताता है कि भाई ये है। और ये केस पे आप हमारे गुरु हो तो नहीं नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, आई एम जस्ट एनेबलर इन द होल नहीं प्रोसेस। नहीं नहीं, आप ही हमारे गुरु। बट किसी को आपको अगर रीच आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं आपको रीच आउट? आप विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको वहाँ पूरा डिटेल मिल जाएगा। दे कैन आस्क फॉर एनी हेल्प दे वांट फ्रॉम अस। अदरवाइज किसी को अगर आपको रीच आउट करना है तो एक गूगल फॉर्म बना देते हैं एंड लेट पीपल टाइप देयर क्वेश्चंस हाँ, एंड दे बिल्कुल। कैन रीच आउट टू हाँ, यू थ्रू बिल्कुल दैट। कर दैट इज सकते आल्सो हैं, समथिंग बिल्कुल। व्हिच कैन बी एक्चुअली हम ये भी कर सकते हैं कुशल कि लाइक वी शुड डू आस्क मी एनी क्वेश्चन, या वेबिनार करना चाहिए अपने। या आस्क मी एनी क्वेश्चन, पहले फिल्ड फॉर्म दे दो, राइट एंड देन वी टेक ऑल द क्वेश्चन, एनीथिंग ऑन सेव, एनीथिंग ऑन राइट इन्वेस्टिंग, या आई एग्री। वी विल फन फॉर पीपल। अमेजिंग, बट थैंक यू सो मच। आज बहुत बहुत मजा आया एंड थैंक कैसे यू। 2 घंटा चले जाता है आपके साथ समझ ही नहीं आता है। नेवर नेवर मतलब ऐसे समझ आता है कि कैसे टाइम गया। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड एनी लास्ट मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर एसआईपी जर्नी? चालू करो। द बेस्ट टाइम टू ग्रो अ ट्री इज टुडे और 30 इयर्स बैक। और आप जब भी पेड़ लगाओ तो इस बात का जरूर ख्याल रखो कि फ्रूट इज द लास्ट थिंग विच कम्स ऑन द ट्री। आप डे वन से एज्यूम करके मत चलो। राइट, सो ट्रू, वेरी ट्रू एंड वेरी डीप ऑल्सो। थैंक यू सो मच वंस अगेन विजय सर, बहुत मजा आया थैंक आपसे यू। बात करके। एंड आपने इतना इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आज शेयर किया, मतलब मुझे भी रियलाइज हुआ है कि what is the importance of SIP, what is the importance of long term investing. That is something which we learned today. I would love to do a quarterly series or a half yearly series with you where we explain our audience कि कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं आप एक्सपर्ट्स के थ्रू। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू द बेस्ट। गाइस कमेंट्स में बता देना if you want another episode with Mr. Vijay Mantri, and we can of course talk a lot about mutual fund investing and he has amazing data points. So comment करना कि आपको चाहिए एक half yearly या quarterly series so that I can request him to come on the podcast again. But thank you so much. Thank you, sir. Thanks. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guests you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.